कोई कॉन्सेप्ट लग रहा है कि पूरा ध्यान में नहीं आया है, तो ये वो लोग आने तक आप लोग बता सकते हो, बोर्ड पे लिख के रखते हैं। जितना हुआ उतना कोशिश करेंगे, नहीं तो भैया को पूछ लेंगे। अ, जी। जो भाव है उसकी स्वीकृति ही भाव है। जी। तो अ, जो विचार कह रहे हैं तो उसे थॉट नहीं कह सकते क्या? जी। तो भाव और विचार में एक है कंफ्यूजन अभी भी थोड़ा सा, तो ये मैं लिख देता हूँ इधर। इस पे कर लेंगे चर्चा। और और कुछ जिसमें कंफ्यूजन है? हाँ बताइए माइक। ये मेरा कंफ्यूजन अति अपेक्षा और अपेक्षा, ये आगे आने वाला तो आप छोड़ सकते हैं हाँ पर। इसको छोड़ देते हैं अभी। अति अच्छा। अपेक्षा अपेक्षा छोड़ देते हो, थोड़ा सा इलेबरेटेड होगा, ठीक है। है ना। कॉन्सेप्ट या वर्ड्स टर्मिनोलॉजी जिसमें प्रॉब्लम है। हम लोग बात किए कि कैमरा को भी ऑनर करना पड़ेगा। हम लोग बात कर रहे थे कि नियमों का उल्लंघन करना दुख है और नियमों के अनुसार जीवन व्यतीत करना सुख है। ये एक ओवरऑल अवधारणा है। तो नियम हमें दो तरह से नज़र आती है। एक तो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है जो हमारी प्रशासनीय व्यवस्था के द्वारा बनाई गई नियम है, तो उसका अनुपालन करना, और प्रकृति के भी कुछ नियम है, द जी। लॉज ऑफ नेचर। जी। अब ये दोनों को हम कैसे एक साथ में सिंक्रोनाइज करें, जी। क्योंकि तो जीना तो दोनों के नियम साथ। का विरोध ही दुख है, ये सूत्र है। हाँ ये आप ठीक से समझना चाह रहे हैं। जी। जी। हाँ, जी। ये नीरो। दोनों को सिंक्रोनाइज करना इन ह्यूमन लाइफ, दैट इज द नीड, जी। दैट इज एसेंशियल। नियम किसे कहेंगे फाइनली, हाँ ये पूछना चाह रहे हैं। हाँ ठीक है। जी। वेदर इट इज कॉन्स्टिट्यूशन है कि नेचुरल लॉ हाँ, है ना। इवन इवन लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का भी कुछ होता है। वो कॉन्स्टिट्यूशन में आ गया। हाँ जी, हाँ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन कॉन्स्टिट्यूशन पे ही चलता है। जी। जी ठीक। जी। आप आ जाए ना। हाँ जी। हाँ तो आप रुकिए, आपको पूरा कल का रिकैप मैं दे देता हूँ, फिर आपके कुछ सवाल बनेंगे। ठीक है। और आज और कल के इसमें जिन्होंने सुना है पूरा, उसमें कुछ फसावट है। आगे सब लोग जो कल आए थे, वो कल नहीं आए थे, वो मैक्सिमम लोग आ गए। और कुछ सवाल, कुछ ध्यान में आता है ऐसा कि ठीक है, चीज समझ में आ गई मैक्सिमम। तो कल भैया ने शुरू किया था कि हम क्या चाहते हैं, तो इसको मानव की चाहत। तो पहला ही विषय है कि हम तो पहले, सबसे पहले तो जिंदा रहना चाहते हैं। जिंदा रहना ये बेसिक है, जिंदा सबको रहना ही है। जिंदा रहने में दो चीजें हैं। हाँ, जिंदा रहने की दो जरूरतें हैं। ये हमने कल देखा था। वो कहाँ चले गए कल वाले? कल आए नहीं, वो कहाँ चले गए? अच्छा है आप। हाँ, वो छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। वो बहुत है मटेरियल, लो डायरी भर जाएगी, वो खत्म नहीं होगा। तो ये पहला, आप कल का अगर ध्यान में आ गया तो आप फिर सब लोगों के साथ में चल सकते हैं। जिंदा रहने के लिए दो आवश्यकताएं, दो चीजों से हमारा जिंदा रहना होता है। एक तो इसमें चार विषय है, ये चार विषयों से जिंदा रहना होता है हमारा। एक है आहार, इसको पोषण न्यूट्रिशन बोलेंगे, है ना। पोषण न्यूट्रिशन या फूड, इसके बगैर जिंदा नहीं रह सकते। ठीक है। निद्रा, नींद या स्लिप, भय,
भय है तभी जिंदा है। और मैथुन, इसको रिप्रोडक्शन। भय भी जीवंत रहने के लिए एक आवश्यक चीज ही है। भय नहीं रहेगा तो पता ही नहीं रहेगा कि कौन सी चीज का हमको शरीर के लिए, ये शरीर के अर्थ में, ये शरीर की बात कर रहे हैं हम। और मैथुन रिप्रोडक्शन तो मानव जाति को उसका, मानव जाति यानी मानव स्पीसीज, इसको जिंदा रखने के लिए रिप्रोडक्शन एक मूलभूत आवश्यकता है। तो इसलिए मैथुन ये 4 चीजें हैं। और एक चीज हमने चर्चा की कल कि इसके अलावा जिंदा रहने के लिए मानव को इस ये चारों विषय से, पशु भी जिंदा रहते हैं या धरती पे जितने भी जीव जंतु है, ये सभी के लिए ये 4 विषयों की आवश्यकता है जिंदा रहने के लिए। मानव को इसके अलावा जिंदा रहने के लिए और एक चीज की जरूरत है। सिर्फ जिंदा रहना मानव के लिए पर्याप्त नहीं है। ये 4 विषय अगर हो गए, आहार, निद्रा, भय और मैथुन, इसमें उसका जिंदा रहना पर्याप्त नहीं है। जिंदा शारीरिक रूप से वो रह सकता है, लेकिन उसके लिए उतना पर्याप्त नहीं है। तो और एक चीज की उसको जरूरत है, ये हमने कल देखा था। है किसी को ध्यान में? सुख। सुख, पहले तो सुख ही देख लेते और फिर वो निरंतर भी देख लेते। सुख में फिर से 2 चीजें हैं। एक तो सुख हमको इंद्रियों से मिलता है, ये हमने देखा। इंद्रियों से जो सुख है वो शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। शब्द मतलब अच्छा, सुनना या कान, एक इंद्रिय हमारा 5 सेंस ऑर्गन्स, इससे हम सुख मिलता है, इससे हमको अच्छा लगता है। अच्छा गाना, अच्छा म्यूजिक सुनेंगे तो हमको अच्छा लगता है। स्पर्श, ये मृदु रहेगा या कठोर रहेगा, या इसको बोलेंगे सॉफ्ट। जो भी स्किन को हम फील करते हैं, स्किन भी हमारा एक सेंस ऑर्गन है, उसमें जो हम फील करते हैं उससे हमको स्पर्श की अनुभूति होती है, और उससे हमको ये चीज़ अच्छी है या नहीं है, ये हमको अच्छा लगना या अच्छा नहीं लगना, ये हमको इससे उसका एहसास होता है। रूप यानी आँख, देखना, है ना। अब ये नेटफ्लिक्स से लेके, सीनरी से लेके सब आ गया। आंखों से हम जो भी देखते हैं जिससे हमको अच्छा लगने का एहसास होता है, ये रूप में आ गया। रस मतलब टेस्ट, है ना, इसमें खाना पीना। और गंध मतलब अगरबत्ती, है ना, परफ्यूम। एयरपोर्ट से जब निकलते ना, एयरपोर्ट में जब लैंड होते हैं तो वो सजा के ऐसा रखते कि आपको खरीदना ही है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो परफ्यूम और ये इतना फ्रेग्रेंस उसका रहता है, दे जस्ट मेक यू बाय दोज थिंग्स। तो वो भी हमारा बहुत सेंस ऑर्गन्स है, तो वो उतना ही स्टिमुलेट करता है, क्योंकि वो डिसीजन तक लेके जाता है हमको। तो ये इंद्रियों से सुख मिलता है। इनफैक्ट ये भी कल हमको एस्टेब्लिश हुआ कि सुख की पहली अनुभूति इंद्रियों के द्वारा ही होती है। उसके पहले हमको सुख क्या है ये समझने का दूसरा कोई जरिया है नहीं। इसी का नाम संवेदना भी है। ठीक है यहां तक? इसको सुख की संवेदना कह सकते हैं कि पहली सुख की अनुभूति इंद्रियों के माध्यम से हमको मिली, उसका नाम सुख की संवेदना है। ये इतना पर्याप्त है क्या कि हमको अच्छा म्यूजिक हम दिन रात सुबह शाम 24 घंटे सुन सकते हैं क्या, और उससे सुखी रह सकते हैं सिर्फ? या फिर
हमको बहुत अच्छा गद्दा है सोने के लिए, कपड़े मलमल के हैं, स्पर्श एकदम अपने को कोमल ही इसमें रखा है, बढ़िया एकदम स्पर्श की अनुभूति है 24 घंटे एकदम, तो हम सुखी हो जाएंगे या खुश हो जाएंगे? थोड़ी देर के लिए होंगे। पर जिंदगी भर हमको कपास में लपेट के भी रख दिया तो हम बोलेंगे 5 दिन बाद अरे ये निकालो, मेरे को थोड़ा रफ फीलिंग चाहिए, तो वो भी पूरा नहीं होगा। रूप, नेटफ्लिक्स कितने देर देखेंगे, विजुअल कितने देर देखेंगे? घूमने भी जाएंगे, मैं गया था आइसलैंड 2017 में, पहली बार जिंदगी में बर्फ देखी। 3 दिन बाद ऐसा लगा अब निकालो यहाँ से, पूरा वाइट स्नो, कुछ भी नहीं, पत्थर भी नहीं दिखता था, पेड़ पौधे भी नहीं, कुछ भी नहीं, चारों तरफ स्नो ही स्नो। तो मैं बोला अभी हमारी श्रीमती जी बोलते रहती मैंने स्नो नहीं देखा है, मुझे जाना है कहीं, कश्मीर जाना है। बोले 2 दिन में बोर हो जाएंगी। देखी नहीं, कश्मीर में रख दो अगर 15 दिन, वहाँ के लोगों को नीचे आना है और हमको वहाँ जाना है। तो रूप भी कितना भी अच्छा आपके सामने कैनवस रख दो, मोनालिसा के पेंटिंग दिन भर थोड़ी देखेंगे, 2 मिनट देख के अप्रिशिएट कर लेंगे कि ये ठीक है, अच्छा, पता समझता तो है नहीं उसमें कुछ। उसमें भी वो मोनालिसा का जो स्माइल है बोलते, वो जब वो गाइड या कोई बुक में हमको पता चलता है कि ये ऐसा है। आवाज आ रही क्या? मुझको ही नहीं आ रही, आ रही ना? हाँ, तो वो बंद कर दो दरवाजा प्लीज। तब हमको पता चलता है कि वो स्माइल है और वो कुछ दूर पकड़ो, और वो कुछ समझने वाली, खुश होने वाली चीज है। तब तक तो हमको पता नहीं चलता कि मोनालिसा वो स्माइल कर रही है, उसका स्माइल सैड फेस है, वो आदमी है कि औरत है, ये भी नहीं पता चलता अगर उसका पेंटिंग देखी, मतलब मेरी बात कर रहा। हाँ, कोई उसके पीछे स्टोरी है, कोई भाव है, तभी उससे हम जुड़ पाते हैं। सिर्फ रूप देख के, चाहे वो मोनालिसा ही क्यों ना हो, या कोई भी हीरोइन का नाम अपने अपने मन में आप ले सकते हो, कि बच्चे जो बैठे, वो उसका रूप आप ज्यादा देर नहीं देख सकते, सीन आप कितने देर देख सकते हो, खत्म ही होगा। ये तो रसगुल्ले 3 के बाद तो विषय खत्म। आप कितने खाते हो? उड़ीसा में लोग ऐसा बोलते हैं उधर बंगाल रसगुल्ला रसगुल्ला, लेकिन सही में उसका इतना ये स्वाद रहता कि बाहर रहता स्वाद। लिमिटेड। जैसा हमारे महाराष्ट्र में पूरन पोली पूरे सब जगह फेमस है, लेकिन यहाँ पे बहुत से लोग नहीं खाते, तो उसका रस का एक ये है, गंध दोनों प्रकार की है। जो मुझको कोई फ्रेग्रेंस अच्छा लगता है जिसका कुछ नाम रहता है, एक कोई नाम बोलो परफ्यूम का। केवड़ा तो बहुत देसी हो गया, थोड़ा इंग्लिश टाइप का नाम बोलो जिसको परफ्यूम बोल सके। शैनल, और क्या रहता? डियोर। और लड़का लड़की का भी अलग रहता, ये फीमेल का रहता है, ये मेरे यहाँ पड़ा एक दो, भाई मैं तो यूज नहीं करता, इनका पड़ा रहता है एक हाथ बार, अरे वो फीमेल है, बोला किसको पता, तो मेरे को तो अच्छा लग रहा ना। तो फीमेल का उसमें स्वाद अलग, लाइकिंग अलग, मेल का अलग, तो उसमें भी वो ज्यादा अगर मार दिया तो वो शर्ट निकाल के आपको रखना पड़ेगा। अगरबत्ती पाई, इन्होंने सुबह पूछा अगरबत्ती ज्यादा तो नहीं हो गई, तो ज्यादा अगरबत्ती अगर लगा दो तो वो भी नहीं चलेगा। तो ये ज्यादा सुख भी इंद्रियों की एक लिमिटेशन है, एक लिमिटेशन के बाद ये सुख आप भोग भी नहीं सकते। तो ये सुख जो है, और दूसरा इसको कैसा सुख बोलेंगे? संवेदनात्मक है। और क्या है इसकी कैरेक्टरिस्टिक? इंद्रियों वाली, क्षणिक। क्षणिक को बोलेंगे टेम्पररी। फिर इसको बोलेंगे हाँ, एक्सटर्नल। और इसको, इसका ही नाम है अस्थाई, बदलते रहता ना। आज कोई परफ्यूम अच्छा लग रहा, कल दूसरा अच्छा लग रहा। बचपन में समोसा बहुत पसंद था, अभी 6-6 महीने समोसा नहीं खाते, समोसा खा ही नहीं सकते अब। तब बहुत अच्छा लगता था। तो स्वाद भी बदलता है, रस का, गंध का, हमारा लाइकिंग सब बदलता है। तो ये जो सुख है, ये इंद्रियों वाला पार्ट खत्म हो गया। अब इंद्रिय और विषयों में एक रिलेशनशिप है, कुछ ध्यान में आता है? इंद्रिय और ये 4 जो विषय है, जैसा ये हो गई इंद्रिया,
और ये हो गए 4 विषय। इसमें कुछ रिलेशनशिप किसी के ध्यान में आता है? जैसे माइक जी इसमें हमारी भी पब्लिसिटी हो जाएगी। जी तो हमें लगता है कि ये जो 4 विषय है, ये चारों की पूर्ति होती है ये 5 संवेदनाओं के माध्यम से। ये है सोर्स और वो है प्रोडक्ट, यानी अचीवमेंट, फुलफिलमेंट। तो ये रिजल्ट है, हाँ, रिजल्ट, फुलफिलमेंट। फुलफिलमेंट, या तो प्रोडक्ट कह सकते हैं और इसको प्रोसेस कह सकते हैं, फुलफिलमेंट का दूसरा नाम है तृप्ति। तृप्ति। ठीक है जी। इसको क्या बोलेंगे? सोर्स। सोर्स या तो मोडालिटी कह सकते सोर्स का दूसरा नाम है स्रोत। हैं, स्रोत। स्रोत क्या है? प्रोनाउंस मराठी में स्रोत है, हिंदी में स्रोत है। क्या फर्क है मुझे नहीं पता। मराठी में स्रोत, हिंदी में स्रोत। त नहीं लगता हिंदी में। स्रोत, स्रोत इज हिंदी, स्त्रोत इज मराठी। नहीं वो स्तोत्र हो गया, वो श्लोक वाला जो बोल रहे वो स्तोत्र हो गया। हाँ मराठी में स्त्रोत है, उगम या क्या बोलेंगे उसका, सोर्स। तो ये क्या कहना चाह रहे हैं आप? ये सोर्स है और ये कि उल्टा है। इनके बात से कितने लोग सहमत है कि ये माइक ले लीजिए, माइक और एक माइक देना पीछे, वो माइक है। हेलो बोलो का सुख जो है वह रिजल्ट है, सुख जो है वह रिजल्ट है, और बाकी जो है प्रोडक्ट है। आहार, ये प्रोडक्ट है, हाँ, और सुख जो है वो रिजल्ट है। ये रिजल्ट है। तो आप उल्टा कह रहे हैं जी। नहीं ठीक है, ये करते हैं, ये बोल रहे आप, ये बोल रहे आप सोर्स है, और आप कह रहे हैं कि ये रिजल्ट है। सॉरी रिजल्ट नहीं, फुलफिलमेंट। रिजल्ट को ही फुलफिलमेंट बोल रहे, चलेगा? हाँ अब 2 बातें हो गई इसमें। भैया बोल, आपका क्या नाम है भैया? सुभाष जी कह रहे हैं कि ये सोर्स है और ये सोर्स से ये तृप्ति होती है। और आपका क्या नाम है सर? अशोक जी कह रहे हैं कि ये सोर्स है, इससे वो फुलफिलमेंट है। तो अब सुभाष जी के बात से कितने लोग सहमत है? हाथ उठाइए। 1 2 3 4। और अशोक जी के बात से कितने लोग सहमत है? 1 2 3 4 5 6। तो आप जीत गए अशोक जी। तो कौन कॉन्फिडेंटली, किसको ये बात क्लियर है? कौन कॉन्फिडेंटली बता सकता है कि क्या सही है? 2 बात हो गई अभी, बाकी सब लोग कंफ्यूज है। बाकी को लग रहा कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ऐसा कितना लोगों को लग रहा? सबको, बाकी बचे हुए सबको। ये जो ये हमारे लिए इनपुट ऑर्गन है, इनके माध्यम से 5 जो है इनपुट ऑर्गन्स है शरीर का, जी कुदरत का दिया हुआ, इनके माध्यम से हम बाहर की वातावरण को सेंस करते हैं, परखते हैं, समझने की प्रयास करते हैं। तो इनपुट के माध्यम से जो आता है तो दैट विल बी द सोर्स। मैं जस्ट लॉजिक कहने की प्रयास कर रहा हूँ, भैया ही क्लैरिफाई कर पाएंगे सही है कि आपको गलत। ठीक लग रहा है इनकी बात? क्योंकि देखिए पांचों जो है और वो क्या कर रहे, वो क्या कह रहे? सुभाष जी कह रहे हैं कि ये इंद्रियों के माध्यम से हम इन विषयों की पूर्तता या तृप्ति करते हैं, और ये हमारे जिंदा रहने का डिजाइन है। ऐसा आपका सोचना है जी। इनका सोचना ऐसा है कि हम इन विषयों को तृप्त करने के लिए इन विषयों के माध्यम से इंद्रियों को तृप्त करना चाह रहे हैं। एग्जैक्टली उल्टा बोल रहे हो, बराबर है? एक्चुअली मुझे तो दोनों बात ठीक लग रही है, आप बताइए। एक्चुअली जो उन्होंने जो बोला वैसा होना चाहिए, जी। बट आज जो हो रहा है वो उल्टा हो रहा है। हम ये आहार, निद्रा, भय और मैथुन से
हम इंद्रियों की तृप्ति कर रहे हैं। कितने लोग सहमत हैं इनकी बात से? जोरदार तालियां। बहुत बढ़िया। इसका एग्जाम्पल से बताओगे आप? अभी भी क्लियर नहीं हुआ? सब लोगों को हो गया क्लियर? नहीं हुआ। एग्जाम्पल लेके बता सकते? बताइए, कोशिश कीजिए। इनका कहना है कि सुभाष जी, अशोक जी, आपका क्या नाम है भैया? अरविंद? अरविंद भाई। अरे हाँ, सुभाष जी कह रहे हैं कि इंद्रियों का उपयोग करके विषयों की तृप्ति करते हैं। ऐसा हम सभी करते हैं कि कुछ लोग करते हैं और कुछ लोग नहीं करते? सभी करते। अशोक जी कह रहे हैं विषयों के विषयों के द्वारा इंद्रियों को तृप्त करना चाहते हैं। और अरविंद जी कह रहे, क्या कह रहे अरविंद जी? फिर से एक बार। ये इंद्रियों हो के गया, ये हो गया ए, ये हो गया बी। पूरा बोल दे तो ज्यादा अच्छा, हाँ। पर नहीं बोल पाए तो ए बी करके बोल दीजिए। इंद्रियों के उपयोग से हम इन्हें विषयों की तृप्ति करना चाहते हैं, बट हो उल्टा रहा है आज। ऐसा करना चाहते हैं हम, हाँ, नहीं, पर हाँ, हो ऐसा रहा है। हाँ, हो ऐसा रहा है, करेक्ट। ऐसा करना चाहते हैं कि ऐसा करना चाहिए? क्या चाहते हैं और हो ऐसा रहा है? हो रहा है। कल का रिकैप कर रहे थे भैया, जिंदा रहना जीना। तो सुभाष जी कह रहे हैं कि इंद्रियों का उपयोग करके विषयों की तृप्ति करते हैं हम लोग सभी। और अशोक जी कह रहे हैं हम विषयों के द्वारा इंद्रियों को तृप्त करना चाहते हैं। अरविंद जी कह रहे हैं कि ऐसा हम करना चाहते हैं लेकिन ऐसा हो रहा है। क्या लगता है सबको, किसकी बात ठीक है? अभी अरविंद जी की बात कितने लोगों को ठीक लग रही है? ऐसा हम चाहते हैं और हो ऐसा रहा है। भैया बोलते तो सब लोग जब बड़ा हाथ उठाते। तो बताइए, अरविंद जी की बात ठीक है, सुभाष जी की, अशोक जी की? चलो वोट लेते, फाइनल वोट है। सुभाष जी का कहना कितने लोगों को ठीक लग रहा अभी फाइनली? 1 2 3 4 5 6। और अशोक जी का 1 2 3 4, लगभग सेम ही है। और अरविंद जी का? ज्यादा लोगों को अरविंद जी की बात ठीक लग रही है। तो मुझे भी वही बात ठीक लग रही है। ऐसा ऐसा हो रहा है अभी। ये पशुओं का विषय है और पशुओं के जिंदा रहने के लिए इतना पर्याप्त भी है। पशु यही कर रहे हैं कि हाँ सॉरी, हाँ, पशु जिंदा रहने के लिए इंद्रियों का उपयोग करते हैं और अपना आहार निद्रा भय मैथुन उनके जिंदे रहने का जरूरत है। तो इंद्रियां यूज होती है उनके सिर्फ आहार निद्रा भय मैथुन के लिए। हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग आहार निद्रा भय मैथुन ये विषयों को फुलफिल, ये विषयों का उपयोग करके इंद्रियों को तृप्त करना चाह रहे हैं। तो इंद्रियों की तृप्ति हो ही नहीं रही। जैसे हमको खाना खाने की जरूरत कितनी है?
और हम खाते कितना है। क्यों? क्योंकि हमारा जो ये रस वाला इंद्रिय है, इसकी तृप्ति होती ही नहीं है। तो फिर हमको आज ये खाना है, 2 घंटे बाद और कुछ खाना है, 3 घंटे बाद और कुछ खाना है, परसों और कुछ खाना है। तो ये हमारे चॉइसेस कंटिन्यूस बदलते रहते हैं, ये इसमें पूरा परिवर्तन चलते ही रहता है। पशु जैसा शेर मर जाएगा पर घास नहीं खाएगा, गाय मर जाएगी पर मांस नहीं खाएगी। उनके आचरण में निश्चितता है, उनको पता है, और वो उनको एग्जिस्टेंस ने ही वैसा बनाया है। उनके पास वो पर्याप्त, उनके लिए जिंदा रहना उतना पर्याप्त है। तो होना ये चाहिए और हो ये रहा है। ठीक है, ठीक हो गया ये? अभी कोई इसमें कंफ्यूजन नहीं है कि पशु विषयों के द्वारा, विषयों इंद्रियों के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा विषयों को तृप्त करते हैं, और जो 4 विषय है वो जिंदा रहने की जरूरत है। इस धरती पर जितने भी जीव जंतु, पशु पक्षी, मानव, जितने भी आज एग्जिस्टेंस में है, वो सबका ये 4 विषय जिंदा रहने की उनकी जरूरत है। शारीरिक लेवल पे शरीर उनका तभी जिंदा रहेगा जब आहार, निद्रा, भय, मैथुन सब में उसकी जरूरत रहेगी। तो पशु इंद्रियों के द्वारा उसकी तृप्ति करते हैं, और मानव ये विषयों के लिए इंद्रियों को यूज करता है, इसीलिए तृप्त नहीं होता है, दुखी रहता है। और सुख इंद्रियों से हमको मिलता है, ये ऐसा मतलब हमारे सुख की पहली अनुभूति इंद्रियों से ही आती है, लेकिन वहां पर पूरी तृप्ति नहीं होती, क्योंकि हम एग्जैक्टली उल्टा कर रहे हैं। दूसरा सुख कहाँ से आएगा? सुख का और स्रोत क्या है? भाव और विचार। और अच्छा, नहीं, कल हमने जितना किया, ठीक लगता है? कल हमने जिंदा रहना और जीना जो देखा था, सुख के 2 स्रोत है। एक इंद्रियों से मिलने वाला सुख, जो हमने देखा कि ये शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध के माध्यम से है। अच्छा सुनना, अच्छा देखना, अच्छा खाना पीना, संवेदना कहे उसको, और उसका टेम्पररी है, अस्थाई है। और एक सुख हमको जो परमानेंट या निरंतर, मानव जैसा निरंतर सुखी होना चाहता है, हमेशा सुखी रहना चाहता है, वो सुख कहाँ से आएगा? ये टेम्पररी है, ये एस्टेब्लिश हो गया। निरंतर सुख पहचान और सम्मान से आएगा, ये भी हमने कल देखा। निरंतर नहीं है, पहचान और सम्मान से निरंतर नहीं है सुख। बिल्कुल, बताइए कैसे? माइक दीजिए। बल पद से हम सुखी होना चाहते हैं, सम्मान लेना चाहता है। जैसे रूप रूप, बल, धन, पद, ये पद हमने से, देखा। हाँ, तो धन इससे तो हम टिकने पहचान वाला चाहते हैं। नहीं है, रूप भी टिकने वाला नहीं है, बल भी टिकने वाला बहुत नहीं है। बढ़िया। तो वो ये परिवर्तनशील है। ये हम ढूंढते हैं पहचान और सम्मान, रूप, बल, धन, पद, इसमें हम हमारी पहचान और सम्मान ढूंढते हैं और उससे सुखी होना चाहते हैं। तो पहचान और सम्मान सुख का स्रोत है, लेकिन वो हम रूप, बल, धन और पद, ये 4 चीजों में ढूंढते हैं, है ना? रूप भी निरंतर नहीं है, रूप बदलते रहेगा। बल भी निरंतर नहीं है, धन भी आता जाता रहेगा, पद भी आता जाता रहेगा। पद है तब तक हम सुखी है, धन है तब तक सुखी है, या धन हमारे पास है भी, लेकिन हमसे कोई और ज्यादा धनवान मिल गया तो ये हमारा धन हमको कम लगने लगता है। ये सभी चीजों के बारे में है। रूप भी यूनिवर्सल नहीं है, ना ही निरंतर है, ये भी हमने देखा। और एक चीज से हम सुखी होते हैं, है किसी के ध्यान में?
कल जो बात हुई, और किस में से हमको सुख मिलता है? कल की चर्चा में एक योग या इंद्रियों से सुख की तृप्ति रूप बल धन पद में हम ढूंढते हैं, वो अस्थाई है, टेम्पररी है, परमानेंट नहीं है, तो इसमें भी हम सुखी दुखी होते रहते हैं। और एक चीज है जिसमें से हमको सुख मिलता है, ये भी हमने कल देखा था। है किसी के ध्यान में? है? संवेदना इंद्रियों में आ गया। हाँ, समझ, समझ के बारे में तो बात नहीं हुई कल, हुई क्या? नहीं हुई कल बात। तो हाँ, तो इससे अगर हम सुखी नहीं होते, इससे हम अस्थायी रूप से सुखी होते, परमानेंट सुखी नहीं होते हैं, परमानेंट सुख के लिए हमने कल चर्चा की थी, भाव और विचार। 1 घंटा चला था वो भाव और विचार। तो हमारा भाव और हमारा विचार ये 24/7 हमारे साथ रहता है, और इससे हमारे सुख की निरंतरता आती है। हमारा भाव और विचार हमारे नियंत्रण में रहे, इसलिए स्वयं में विश्वास या स्वयं में विश्वास से हमारा भाव और विचार हमारे नियंत्रण में रहता है। ठीक है? ये ठीक है? मैं कुछ गलती कर रहा हूं कि आप लोग ही रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे? मैं तो जहाज तो ठीक जा रहा है ना? जहाज ठीक है भैया। नो नो, जहाज ठीक है। इनका ही प्रॉब्लम है, आप आते तो बराबर रिस्पॉन्स करते। स्वयं में विश्वास दो चीजों से रहेगा। ठीक है, कौन बताएगा? अभी बताइए कोई, माइक दीजिए। स्वयं का, हाँ हाँ, स्वयं की पहचान कैसे जगेगी? पहचान हम इसमें ढूंढते हैं। लेकिन शरीर हमारा एक इंस्ट्रूमेंट है। आज तक हम शरीर की रिक्वायरमेंट को ही अपना रिक्वायरमेंट समझ बैठा था, शारीरिक सुख को ही अपना सुख मान बैठा था। नहीं, वो हो गया। स्वयं में विश्वास इससे आता है, ये किससे आता है ये मैं पूछ रहा हूँ। ये एक आता है स्किल से, है ना? रूप नेचुरल है, रूप को हम नेचर बोल देंगे आजकल, तो वो भी स्किल से हो जाता है ठीक, प्लास्टिक सर्जरी ये वो करके, कॉस्मेटिक्स यूज करके। पर ये बाकी तीनों चीजें तो स्किल बेस्ड है, बल भी, धन भी और पद भी, है ना? तो ये स्किल से एक स्वयं में विश्वास आता है। जैसे मैं डॉक्टर हूँ, तो एक समाज में मैं एक अलग कॉन्फिडेंस के साथ मैं चलता हूँ। मेरे पास अगर धन है तो मुझे लगता है कि मैं बड़ा आदमी हूँ, तो मैं उस हिसाब से चलता हूँ। पर दूसरा कोई बड़ा आदमी आ गया तो मेरा पूरा स्वयं में विश्वास धाराशायी हो जाता है। इसलिए हमने इसको टेम्पररी कहा। तो आप डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, साइंटिस्ट हो, भैया ऐसा बोलते हैं, आप प्राइम मिनिस्टर भी हो, पर अमेरिका का प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट अगर आपके सामने आ गया तो आप उसके सामने वो पद भी आपको छोटा लगता है। तो स्वयं में विश्वास में कमी ये चीजों से आ जाती है। पर मेरे पास स्वयं में विश्वास निरंतर रहे, उसमें कोई कमी ना हो, इसके लिए क्या जरूरी है? भाव और विचार का अलाइनमेंट मतलब अंतर्द्वंद ना हो, अंतर विरोध ना हो, मेरा भाव और विचार मेरे नियंत्रण में हो। ये एक बात हो गई। मेरा भाव और विचार मेरे नियंत्रण में कैसे रहेगा? ये ना
बहुत सारा ऐसा ही चलते रहता मोस्टली, कि जो हम सुनते वो उतना ही ध्यान में रखते हम सेंटेंस, कि नियम का विरोध ही दुख है ना। या हम तो पहले शेर में हम वो सब भैया के डायलॉग याद रखते थे कि मनोरंजन ये मानसिक बेरोजगारी है, इस धरती पर गरीबी ये अमीर की मानसिकता का एक्सप्रेशन है, पर उसके पीछे क्या मूल भाव है या उसका क्या है ये हम ध्यान में नहीं रखते। तो मुझे ऐसा लगता है हम वो टेक्स्ट बोलने की बजाय वस्तु पे अगर हमारा ध्यान जाए, और वस्तु और हमारी जिंदगी की घटना, ये जितना रिलेट होते जाएगा उतने हमारे 7 दिन ज़्यादा सार्थक हो जाएंगे। दम लगाना उसी को बोलते, सिर्फ वो डायलॉग्स और वो सूत्र ध्यान में रख के नहीं होगा, है ना। तो इसको अगर थोड़ा सा ध्यान दे के अगर हम सोचते हैं 1 मिनट के लिए, तो भाव और विचार नियंत्रण में रहे, अंतर विरोध ना रहे, यहाँ तक ठीक हो गया। पर ये होगा कैसे? ये वही बात हो गई सृष्टि को नियम को समझना है, नहीं, ये वही बात होगी, खुद को समझना। उससे क्या होगा? सम मतलब अस्तित्व को तो समझे हुए हैं हम अभी आज, जैसा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, भूगोल में सब हमको पता ही है, साइंस में मैक्सिमम तो अस्तित्व पता ही है अपने को, अस्तित्व को तो समझे ही हुए हैं। तो फिर भी हमारा भाव और विचार तो नियंत्रण में लगता नहीं है खास। व्यवहार भी एकदम जोरदार है, फर्स्ट क्लास है, बैंक चल रही है, कोई रोज किसी को चाकू मार के पैसे नहीं छीनता है, आपने कोई वस्तु लिया तो हम पैसे देते हैं, हमसे किसी ने वस्तु लिया तो वो पैसे देता है, व्यवहार भी ठीक ही है। व्यवहार किसे कह रहे हैं पहले तो ये समझना पड़ेगा। डे टू डे लाइफ में मतलब सुबह जाके अंडे ला रहे, दूध वाले को बराबर पैसे दे रहे, यही व्यवहार हो गया ना। तो ठीक ही चल रहा है, इतना कोई प्रॉब्लम है नहीं दुनिया में। व्यवहार का बहुत प्रॉब्लम है मोस्ट ऑफ द टाइम। हम जो जिंदगी जी रहे हैं रोजमर्रा की, उसमें ऐसा कितने हम में से लोग हैं कि हमको बहुत कोई बड़ी समस्या का सामना करना पड़ा, या बहुत हमसे किसी ने कुछ छीन लिया, ऐसा तो नहीं देखने मिलता है ना। तो वो व्यवहार की अगर बात कर रहे हैं, व्यवहार भी ठीक ही है। अस्तित्व के नियम तो बहुत से हमको पता ही है, रोज सूरज आता है, रोज रात होती है। हमारी उपयोगिता ये हो गया, पहचान और सम्मान, यही हमारी उपयोगिता हो गई जो हम इसमें ढूंढ रहे। तो इसमें एक चीज है, भाव और विचार हमारे तभी नियंत्रण में रहेगा, हम कोई भी चीज से अंतर्विरोध तभी नहीं रहेगा, हम प्रभावित तब नहीं होंगे जब हमारे पास हर चीज का समाधान होगा, या कम से कम हमको ये पता है कि हर चीज का समाधान है, कोई भी चीज समस्या नहीं है। समाधान का ना होना यही हमारा आज प्रॉब्लम है, उसके वजह से हमारा भाव और विचार नियंत्रण में नहीं रहता है। पर जब हमको ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ये निष्ठा बन जाएगी, ये विश्वास हो जाएगा कि हर चीज का समाधान है, तो हर चीज का समाधान होना ये निरंतर, ये इससे स्वयं निरंतर स्वयं में विश्वास रहेगा। उससे क्या होगा, कल भैया ने यहाँ लिखा था कि स्वयं में विश्वास रहने से, हर चीज का समाधान रहने से शिकायत मुक्त मानव रहेगा, शिकायत मुक्त संबंध रहेंगे, समृद्ध परिवार रहेंगे। सब संबंधों में अगर कोई शिकायत नहीं है तो परिवार में समृद्धि रहेगी, और समृद्ध परिवार से ही भय मुक्त समाज बनेगा। सभी के पास सब कुछ है, अभाव है ही नहीं, अभाव का अभाव है, तो क्यों एक दूसरे के घर लूटने जाएंगे। तो भय मुक्त समाज होगा, और भय मुक्त समाज से ही शिकायत मुक्त व्यवस्था होगी। शिकायत मुक्त व्यवस्था भी है तो इतना हमने कल किया था, आज का मुझको लगता है आज का यहाँ पर है ही, और भैया कर ही देंगे। समाधान, या हर प्रश्न, हर चीज का, हाँ, समाधान, सॉल्यूशन। थैंक यू। हेलो, आज नहीं, अभी भी वैसे ही है।
गड़बड़ी का कारण मैं ही हूँ। हाँ जी, तो फ्रेश, चलो ये थोड़ा फ्रेश मार दें। चलिए, तो बहुत साफ होएगा, हम लोग आगे चलते हैं। ब्रेक के पहले हाँ कुछ कहना चाह रहे? हाँ जी, माइक पीछे। सर वो बोर्ड साफ हो रहा है, वो राइट साइड में वो फ्लो चार्ट है, तो उसमें सर ने भी समझाया कि भाव और विचार कंसिस्टेंट तब होंगे जब हमें पता होगा समाधान है। बट द थिंग इज भाव और विचार इसलिए ही फ्लक्चुएट हो रहे हैं क्योंकि समाधान नहीं है। तो ये हमें पता है, इसलिए खुद पर विश्वास नहीं है ना। फिर से बोला। जो भाव और विचार है तो वो उसमें फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं जिसकी वजह से खुद पे हमें विश्वास नहीं है। ठीक है, और वो हमें तब होगा जब समाधान होगा। बट द थिंग इज समाधान नहीं है, इसीलिए फ्लक्चुएशन। हाँ, और इसलिए खुद पे विश्वास नहीं होता है। हाँ ठीक है, situation ऐसे ही है, ऐसे ही है जैसा आप बोल रहे हो। ऐसे समाधान नहीं है, और हर चीज़ का समाधान रहना पॉसिबल भी नहीं है। अभी इतनी क्या जल्दी है, अभी 4 दिन बाकी है। भाई देखो, ऐसा ऐसा स्टेटमेंट अपन पास करते हैं तो आप पहले अपने आप से पूछो कि मैं अपने आप को पूर्ण मानती हूँ कि अपूर्ण मानती हूँ। अभी मैं पूर्ण हो गई हूँ कि अपूर्ण हूँ? अपूर्ण है तो फिर ऐसा स्टेटमेंट क्यों देना? चलिए, तो ब्रेक के पहले हम ये चर्चा कर रहे थे कि सुख को लेके हमने कुछ बात किया और हमने काफ़ी सारा एक्सप्लोर किया। आपने बहुत सारी अच्छी शेयरिंग की और हमने पाया कि मानव जो कुछ भी करता है सुख की तलाश में करता है। सभी की मूल चाहत एक है और उस क्रम में हमने पहचाना कि यदि हमको स्वीकार होता है कि जो कुछ भी किया सुख की तलाश में किया, तो अपने में अहंकार से मुक्ति होती है, अति अपेक्षा, ओवर एक्सपेक्टेशन। और यदि हमको ये भी समझ में आता है कि सामने वाला भी जो कुछ करता है वो अपने सुखी होने के लिए करता है, तो इसमें हमारा जो प्रतिक्रिया मेरे अनुसार क्यों नहीं किया, मैं कैसा चलना चाहता हूँ, मैं कैसा चलना चाहता हूँ मेरे अनुसार, सामने वाला कैसा चलेगा, मैं कैसा चाहता हूँ मेरे अनुसार। ये बस इतनी प्रॉब्लम। देखो, जैसे जैसे हमको इस मशीन के काम करने का तरीका पता चलने लगेगा, है ना, देखो बिल्कुल वैसे ही है कि कंप्यूटर खराब होता है तो उसको अपन लात नहीं मारते, गाली नहीं देते, भाग्य को नहीं कोसते। लेकिन हमारा संबंध खराब होता है तो हम उसको लात भी मार सकते हैं, भाग्य को भी कोस सकते हैं, क्योंकि वो मशीन कैसे काम करती है उसके बारे में हमको पता नहीं। यदि ये मानव मशीन कैसे काम करती है उसके बारे में हमारी क्लैरिटी आएगी तो तुरंत मेरा भाव विचार उस दिशा में जाएगा कि यदि मैं कैसा जीना चाहता हूँ, जिसको मैं ठीक मानता हूँ, जिससे मैं सुखी होता हूँ, तो सामने वाला कैसा जिएगा, जिससे वो सुखी होएगा। तो अब देखो, इसी घटना को लेके आगे चले तो बच्चा सुबह को 10 बजे आपका उठता है और आप क्या चाहते हो, 6 बजे उठे। फिर आप क्या क्या करते हो, फिर आप कभी अलार्म बजा देते हो, कभी उसकी चादर खींच के आ जाते हो, कभी दरवाजे में लात मार देते हो, कभी किचन में बर्तन गिरा देते हो। वो सारा सुनते देखते रहता है कि मेरे लिए ये सब हो रहा है। अब बच्चा रात को ये सोच के सोया था कि देर से उठूंगा, ये लोग दुखी होंगे, मजा आएगा, ऐसा सोच के सोया था। अब देर से सोया था इसलिए देर से उठेगा। देर से क्यों सोया था, उसको रात तक देर से जगने में कुछ मजा आ रहा होगा, है ना। तो इसका मतलब है बच्चा सुबह देर से उठ रहा है तो ये सोच के नहीं उठ रहा है कि आपको दुखी करना है। आप बच्चे के कारण दुखी हो रहे हैं कि अपनी कंडीशनिंग के कारण? जोर से बोलो। हाँ, बोला नहीं जा रहा आपसे। तो आप बच्चे के कारण दुखी नहीं हो रहे हैं, आप अपनी कंडीशनिंग के कारण दुखी हो रहे हैं। एक बात तो ये ध्यान में आ गई। तो यदि ऐसा हमको ध्यान में आता है तो फिर हमारा रिएक्शन, है ना, वैसा नहीं होगा जैसा अभी प्रतिक्रिया करते हैं, वैसा नहीं होगा। तो मैं सामने वाले की वजह से दुखी हो रहा हूँ कि मेरी कंडीशनिंग के कारण दुखी हो रहा हूँ, है ना। ऐसा ध्यान में आने से प्रतिक्रिया तो नहीं होगी। ऐसा ध्यान में आने से अब वो सुबह उठना कितना जरूरी है कि नहीं है, उसको सोचेंगे, है ना। तो सुबह उठना कितना जरूरी है,
जितने लोग सुबह उठे ये भी जिंदा ही हैं, जी तो पाए नहीं। अब क्या फिर इनके क्या 4 बजे तो ये उठना सोना मानव के लिए कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है ना। जहाँ वो नॉर्वे वगैरह कहाँ है वहाँ तो बोले वो 3 घंटे ही रात रात होती ही नहीं है, बल्कि थोड़ा अंधेरा से ऐसा हो जाता है, कम रहता है। 21 घंटे सूरज ही निकलता है। अब उनके रात दिन कैसे चलते होंगे? ठीक, तो मानव के लिए ये जल्दी उठना जल्दी सोने वाले दिन अब गए। अब क्या करना होगा? बच्चों को क्या समझाना पड़ेगा? अब आप समझा पाओगे बच्चों को रात को जल्दी सोना चाहिए? आपके पास कोई लॉजिक ही नहीं। तो शायद हाँ हाँ, तो यदि उसको यही समझ नहीं आया कि स्कूल जाने की कोई इम्पोर्टेंस है तो जाके भी क्या करेगा? जाना तो पड़ेगा। घर रहेगा तो आपको तंग करेगा। आप चाहते हो स्कूल चले जाए, बच्चा स्कूल चले जाए, पति ऑफिस चले जाए। नहीं ठीक है, तो उसको समझ में आने की जरूरत है नहीं कि स्कूल जाना कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है। हम ये नहीं समझा, टीचर और हम ये मिलके नहीं समझा पाए उसको। सुबह अपने दोस्तों के साथ खेलने जाना रहता तो बराबर उठ जाता है, फिर तो बिल्कुल सुबह उठता है। इसका मतलब है कि कोई चीज़ हम तभी करते हैं जब हमारी उसकी प्रायोरिटी हमको लगे, हमको वो आवश्यक लगे, हमको सुखदायी लगे। तो हम पढ़ाई क्यों करना है ये हम नहीं समझा पाए। क्यों स्कूल जाना है, कोई दिन पूछ दिया तो वो कहते हैं आपके आजकल बच्चे क्या बोलते हैं, आप बोलते हो पढ़ो पढ़ो, वो कहता है मम्मी चिंता नहीं हो, मार्क्स टेंशन मत लो, आ जाएंगे। और मम्मी को यही टेंशन है कि इसको टेंशन नहीं हो रही है। मतलब मम्मी चाहती है कि बच्चा टेंशन में रहे पढ़ाई के कारण, और उसको टेंशन हो नहीं रही है और मार्क्स भी आ ही जाते हैं। अब आप क्या बोलोगे? उससे ज़्यादा बोलने के लिए आपके पास कुछ है भी नहीं। वो अपनी लाइफ भी एंजॉय करे, लाइफ एंजॉय, खेले कूदे, खेलने कूदे। आप उसको एंजॉय कर रहे हैं, आप सोने नहीं दे रहे हो। सोए भी, लेकिन सही तो जो हम लोग लाइफ जी के आए तो हम थोड़ा बहुत उसको सही तो मानते हैं। मानते, आपके मानने में कोई रुकावट थोड़ी, पर वो ऐसा नहीं मान रहा है, ये प्रॉब्लम है। सही थी जो हमारे टाइम में मोरल वैल्यूज जैसे सिखाई जाती थी स्कूल्स में, सॉफ्टवेयर वो आज भी वर्क करती हैं। और हम जहाँ तक देखते हैं कि वो आज हट गए हैं। तो देखो सॉफ्टवेयर हमारा ऑब्सलीट हो गया है, इसलिए क्यों हो गया कि अब बच्चे लॉजिकल है। हमको लगता है कि घर में गेस्ट आया उसकी सेवा करना चाहिए, कहता क्यों, मेरे को नहीं करना है। आप बोले नमस्ते करो, क्यों करूं, है ना। आप बोलते हो वहाँ चलो, मैं क्यों जाऊँ, मेरे तो वहाँ दोस्त नहीं है, आपको जो करना है आप करो। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम अभी जिंदगी में किसी घटनाओं को अच्छा मानते हैं, वो किसी घटनाओं को अच्छा नहीं मानते हैं, या उसको जो कुछ बहुत सारी लोग क्या कहेंगे को जैसा हमने ओढ़ा हुआ था, समाज में शिष्टाचार को जैसा हमने ओढ़ा हुआ था उन्होंने ओढ़ा हुआ नहीं। तो कहता है हु केयर्स, है ना, हमारा सारा उड़ जाता है तर्क। तो इसका मतलब है कि अब इससे काम नहीं चलेगा। नो डाउट कि हमारे पास कुछ अच्छी वैल्यूज़ थी, लेकिन अभी के परिवेश में कैसे उन वैल्यूज़ को हम समझ भी पाएँ और समझा भी पाएँ, वो तरीके हमारे पास नहीं है। नहीं, अपडेट होते रहते हैं। हाँ, वो अपडेट करने के लिए वर्कशॉप, वो अपडेट करने के लिए वर्कशॉप करते हैं। तो देखो एक बढ़िया एग्जांपल आपको बताता हूँ कि एक हमारे ध्यान में आ जाए कि कैसे चीज़ें हैंडल हो सकती हैं। ये रात में उठने सोने को लेके बहुत अब अलग तरह की दुनिया बन गई। अब जो रात को जल्दी सोता है उसके साथ कुछ प्रॉब्लम है, जो देर से सोता है वो नॉर्मल है। तो जल्दी सोने वाले भी ढूंढेगा कि क्या और करूं कि और देर से सोऊं, क्योंकि कल को दोस्त पूछेंगे कल कितने बजे सोया था। और जल्दी सो गया तो कुछ प्रॉब्लम है क्या? या सोते ही नहीं है। हाँ, या सोते ही नहीं है। बोले हम तो 4 बजे उठते थे, बोले हम तो 4 बजे जगे ही रहते हैं, सोते ही 4 के बाद है। तो जैसे मैं क्लास लेता हूँ तो उसमें पता चलता है 10-20 बच्चे तो वहाँ सो रहे हैं मेरी क्लास सो रहे में। होते हैं, बिल्कुल। IIT में भी ऐसे ही है, और वहाँ आप किसी को कुछ नहीं बोल सकते। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब ये हुआ कि बच्चों से अब कैसे बात करें। तो एक केस मैं शिविर में शेयर करता हूँ। आदरणीय नागराज जी ने किसी को कैसे समझाया। तो एक माँ ने ये क्वेश्चन किया, तो फिर उन्होंने जो समझाया वो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि देखो
मानव का जो बायोलॉजिकल क्लॉक है वो सेट होने की बात है। यदि हम शरीर के साथ काम कर रहे हैं तो शरीर का एक बायोलॉजिकल क्लॉक है। तो बेसिकली खाना, सोना और पॉटी, ये 3 चीज़ बायोलॉजिकल है। ये कभी भी ऐसा नहीं है कि मैं कभी भी मेरा मन चाहेगा मैं आज 9 बजे सोऊंगा, कल 12 बजे सोऊंगा, परसों 1 बजे सोऊंगा, आज पॉटी सुबह 6 बजे आ जाएगी तो कल 12 बजे भी मैं जब चाहूँगा तब आ जाएगी, ऐसा नहीं है ना। इसका मतलब ये है कि जो हमारी नेचुरल बॉडी का सिस्टम है उसका क्लॉक हमको मेंटेन करना पड़ेगा। तो रोज़ 2 बजे रात को सोना है तो रोज़ 2 बजे सो, सुबह एक निश्चित समय पे उठो, तो सोने का, खाने का, पॉटी का समय निश्चित किया जाए। ये बात लॉजिकल लगेगी कि नहीं लगेगी? इस बात को कोई नहीं नकार पाएगा। और सामने वाला उस रूटीन को अपने फॉलो कर ले और घर के साथ में कैसे एडजस्टमेंट करनी है वो कर ले, तो फिर हो सकता है तो भी हम अपने लिए रास्ते निकाल लें। आज तो चलो सुबह जॉब जा, कल हो सकता है कोई और उसकी जॉब ही ऐसी होगी जहाँ रात को जगता है। आजकल तो दिल्ली में तो तमाम जॉब मतलब बहुत बड़ा दिल्ली तो रात को सोती नहीं है, रात को भी उठोगे तो ट्रैफिक चालू ही रहता है उतना ही या कुछ कम। तो धीरे से हमको सोचना पड़ेगा कि हमारी पुरानी मान्यताओं के अनुसार चीज़ें हैंडल होंगी या हाँ बिल्कुल। आप किसी रिमोट में रह के वो रात भर जग रहा है क्योंकि वहाँ ऑफिस ही रात को शुरू हो रहा है, तो ऐसी तमाम बातें। तो मेरे को लगता है कि हमको भी हमारी कंडीशनिंग से बाहर निकल के, और यदि हम यूनिवर्सल ग्राउंड्स पे आके रहेंगे तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी। तो मैं उसमें एक बात तो मैंने ये कही क्या कि यदि मेरे को अभी ये समझ में आ गया, जब 2 लोगों के बीच में व्यवहार हो रहा है और जब मेरे को लगता है कि सामने वाला व्यक्ति मेरे को दुखी करना चाह रहा है, तब मैं एग्रेसिव हो जाता हूँ, या वो मेरे को मेरी आइडेंटिटी को क्रश करना चाह रहा है, या वो मेरे को परेशान करना चाह रहा है, तो तब मैं रिएक्ट ज़्यादा करता हूँ। यदि मेरे को ये स्वीकार हो जाए कि सामने वाला अपनी आदतवश ऐसा करता है, अपनी कंडीशनिंग की वजह से ऐसा करता है, पागल आदमी खड़े होकर हमको गाली वाली देता है तो हम कहाँ परेशान होते, हमको कुछ नहीं लगता है, क्योंकि हमको पता है कि ये इसके नियंत्रण में नहीं है, ये ऐसा कर ही सकता है। तो ये एक इतना सा सूत्र कि मानव जो कुछ भी करता है अपने सुख की तलाश में करता है, ये हमको सामने वाले व्यक्ति और हमारे बीच में इतना बड़ा स्पेस क्रिएट कर देता है कि हम उसके व्यवहार को समझ पाएँ, अपने जीने को समझ पाएँ और दोनों के बीच की केमिस्ट्री को ठीक से बिठा पाएँ। इसके लिए हमको सोचने के लिए पर्याप्त गुंजाइश देता है। तो एक और जो बड़ी बात है जो मैं कहना चाहता था आपके ध्यान में आ जाए कि सामने वाला व्यक्ति मुझको दुखी करना नहीं चाहता है। दूसरा मुझको दुखी करना नहीं चाहता है। जैसे बहुत सारे, जैसे अभी पीछे किसी बेटी ने कहा था कि भाई वो माँ बाप मान लो कहीं और शादी करना चाहते हैं ना, तो ऐसे में बहुत रिएक्शन आ जाती है। तो यदि उसमें बीच में एक लाइन डाल दिया जाए, तो माँ बाप हमारे अच्छे के लिए ऐसा सोच, हो सकता है वो गलत सोच रहे हो, लेकिन उनकी तरफ से वो हमारा बुरा चाहते हैं कि भला चाहते हैं, तो क्या निकल के आएगा? भलाई चाहते हैं। इससे रिएक्शन खत्म हो जाता है। मेरे माँ बाप ने मान लो भ्रमवश मेरे साथ बचपन में बहुत सारा कुछ गलत व्यवहार किया। ऐसे तमाम मेरे को बच्चे मिलते हैं जो अपने माँ बाप के प्रति बहुत रिएक्शन के साथ होते हैं कि उन्होंने हमारे साथ ठीक व्यवहार नहीं किया। उसमें केवल एक लाइन डालने से कि उन्होंने जो भी किया उस समय वो तुम्हारी भलाई सोच के किया कि तुमको दुखी करने के लिए किया, तो क्या निकलेगा? भलाई के लिए किया। तो उनकी समझ के अनुसार वो भलाई थी। ये हो सकता है कि उनको समझ नहीं थी, उन्होंने कोई गलत व्यवहार भी किए, लेकिन इतना ध्यान में आते ही कि उन्होंने जो कुछ किया मेरी भलाई के लिए किया। उसको भलाई की कितनी समझ थी ये अलग बात है। जैसे बहुत सारे बच्चों को वो आर्ट कॉमर्स साइंस की जगह में माँ बाप ने कोई दूसरी स्ट्रीम दिलवा दी और बच्चा वो स्ट्रीम लेना नहीं चाहता था। ऐसे पुराने केस पहले बहुत ज़्यादा होते थे और उसकी वजह से बच्चे को लगता है कि माँ बाप ने मेरी ज़िंदगी तबाह कर दिया। इतना रिएक्शन रहता है ना। तो के लिए इतना डालने की उस समय उन्होंने जो कुछ किया तुम्हारे लिए अच्छा सोच के किया कि खराब सोच के किया, तो अच्छा सोच के किया ये स्वीकार होने मात्र से रिलेशन में कम से कम रिएक्शन वाला पार्ट कम होता है। तो जैसे ही मैं ये स्वीकारता हूँ, दूसरा अपने सुखी होने के लिए कुछ करता है, दूसरा अपने सुखी होने के लिए कुछ करता है, अपने सुख के लिए कुछ कर रहा है, मेरे को दुखी करने के लिए नहीं कर रहा है, तो इन दोनों के बीच में काफ़ी गुंजाइश मिल जाती है। कुछ एग्जाम्पल याद आ रहे हैं अपनी ज़िंदगी के?
आ रहा है कुछ ध्यान में है? आ रहा है? बोलो। देखो हर घटना, हर सूत्र को जो अभी आशीष भाई ने कहा, हर सूत्र को अपनी ज़िंदगी में लेके जाएं, है ना, और उसका वो वहाँ हमको मिल जाएगा तो हमको ध्यान में रहेगा। ज़्यादातर हम फील करते हैं कि इनका बिहेवियर हमें दुख देता है। हाँ। ये बेसिक फीलिंग है एंड लगभग सभी को ये फील होती है। लेकिन दूसरा व्यक्ति जो करता है या करती है तो वो बेसिकली वो अपने सुख के लिए करता है। हमारे लिए वो सुख या दुख बने ये कंसर्न उसका है ही नहीं। अगर है तो वो सेकेंडरी है। हाँ, वो बहुत फिर रिएक्शन में होगा। हाँ, रिएक्शन में भी होगा तो आपको दुखी करके भी वो सुखी होना ही चाहता है, या अपने दुख की भड़ास निकालना चाहता है, अपने दुख को हल्का करना चाहता है। फाइनली वो अपने सुखी होने के लिए ही करना चाहता है, सुखी होने के लिए ही करता है। तो इसीलिए सिद्धांत के रूप में हम ये कह सकते हैं कि वो कुछ भी कर रहा है, कह रहा है, उसका बिहेवियर वो हमारे लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि हम उसके बिहेवियर के आधार पर किस तरह का भाव अपने अंदर जगाते हैं, किस तरह का जगाएं, और यदि ठीक नहीं है तो मिलके कैसे ठीक करेंगे उसको सोचेंगे। हाँ, उसकी जिम्मेदारी भी हमारे ऊपर है अगर हमारे पास समझ है तो। हाँ जी बोलिए। हाँ, लेकिन कुछ लोग होते हैं ऐसे, मतलब रहे हैं हिस्ट्री में, जिनको दूसरों को दुख देख के बड़ी खुशी मिलती है। अब देखो आपने कुछ ऐसा किया हो तो बताओ। नहीं, मुझे तो नहीं मिलती। बस जैसे वो उसका स्टेटमेंट भी है, अगर मैं कैसे मान रहा हूँ, जैसे हिटलर बोलता था कि जब मेरे दुश्मन के बच्चे चीखते हैं तो मुझे बड़ा आनंद मिलता हाँ, है। तो ठीक है, वो तो सिंपल बात है। हाँ, सिंपल बात है भाई, आपके पड़ोसी से आपका झगड़ा हो गया और उसकी कार का कोई रात को चक्का निकाल के ले गया, आपको लगता है ये थोड़ा इसको समझ में आएगा? तो दूसरे ने हमको दुख दिया है तो हमारे अंदर इतना दुख है, जैसे हम कुछ खा लेते हैं ना, या तो वो उल्टी होके निकल जाता है या हमको लूज मोशन हो जाता है। तो ऐसे ही किसी ने कुछ ऐसा बोल दिया है जो मेरे अंदर पच नहीं रहा है, अब वो उल्टी होगी। ये सब उल्टियां करने की काम है। तो किसी कम्युनिटी विशेष के प्रति, किसी व्यक्ति विशेष के प्रति हमारे भीतर बहुत भर दिया है, भर गया है, वो निकलते रहता है। लेकिन फाइनली उससे भी यही है कि मैं ऐसा कुछ करता हूं तो मेरे को अपना दुख हल्का होता हुआ दिखाई देता है, इसलिए ऐसा करता है। तो मानो जो कुछ भी करता था अंत अपने सुखी होने के लिए करता। सूत्र वहीं का वहीं। हाँ जी, जितनी सारी बातें हुई इसमें यदि बाय द वे आपका ध्यान अपनी जिंदगी में किसी घटना की ओर चला गया है तो आप शेयर कर सकते हैं। आप लोग मेरे से महीने ज्यादा करवाते हो। हाँ नमस्कार भैया। हाँ मैं पुराना हूँ, चलेगा क्या? हाँ चलेगा जी। जब मैं जीवन विद्या शिविर सुना तो मेरा उससे पहले पापा के प्रति मतलब बहुत विरोध था, क्योंकि पापा जी बोलते थे कि पैसे कमाओ, है ना, अच्छे नंबर लेके आओ, नौकरी कर लो, इस टाइप का था उनका। तो मैं सोचता था कि मैंने ये सब कुछ किया, उसके बाद पैसे भी कमाए, तो फिर बोले कि अब कार लेके आओ कि थोड़ा पैसे कमाए। तो मेरा फिर विरोध बढ़ गया कि मैंने कहा मैं यही करना है क्या, क्योंकि मैं भी जो है स्कूल लाइफ में मेरे को क्वेश्चन आते थे कि मैं क्या हूँ, क्योंकि शरीर तो हूँ नहीं, जल्दी सोना, सुबह जल्दी उठ जाना, स्पोर्ट्स में भी बहुत मैंने किया, तो मैं हर चीज़ से प्रभावित हो जाता था पहले। फिर ये जीवन विद्या शिविर में आने के बाद मुझे पापा जी से विरोध घटा, क्योंकि यहाँ बताया गया कि सब उनको परंपरा से मिला है, तो मैं एकदम नॉर्मल हो गया। और पहला तो मेरे लिए ये उपलब्धि रही। दूसरा उपलब्धि ये रही कि फिर अब मैं अपने को समझा, तो मेरे को लगा कि मैं अभी जैसा जैसा समझा हूँ वैसा क्या दूसरा व्यक्ति भी समझ सकता है। तो फिर मेरा विश्वास हुआ, तो फिर मैं शादी तो मैं करना नहीं चाहता था, क्योंकि मैंने पापा जी के साथ में मेरी 2 मम्मियाँ हैं, उनको लड़ते और मरते देखा। उसके बाद में मेरे भाई की भी लव मैरिज टूटती देखी, तो मेरा विश्वास उठ गया और कि मेरे को ये नहीं करना है। पर जब मेरा स्वयं में विश्वास बना तो मैंने सोचा कि चलो इसको करके देखते हैं, तो मेरे अच्छे से विश्वास बनने दिया। उसके बाद फिर मैंने ये डिसीजन लिया कि अब मैं ये काम करूँगा, और अभी मैं काफ़ी खुश हूँ, हैप्पी हूँ। हाँ हाँ, हमारे मतलब पहली मम्मी और दूसरी मम्मी थी मेरे पापा जी की, ऐसे है। तो वो पापा जी को कभी खुश होते देखा नहीं उनको मैंने। और अभी कोरोना काल में मेरी दूसरी मम्मी ख़त्म होगी तो पापा ज़्यादा अच्छे खुश भी है। पहले उनकी जो है पहले उनको जो है माइक बंद हो गई। हेलो। हाँ, तो हुआ क्या कि अभी कोरोना के समय मेरी दूसरी मम्मी भी
शांत हो गई, क्योंकि वो रहती थी तो परेशान करती थी पापा को, ये लेना है वो लेना है, सोना वोना इस टाइप का था उनका, या शादी करना है बच्चों की, तो पापा ज़्यादा परेशान रहते थे, उनको बीपी भी बढ़ा रहता था और उनको लकवा का भी प्रॉब्लम था। अभी ऐसा है कि अब वो पापा जो है ज़्यादा खुश रहते हैं कि मम्मी नहीं है हमारी, तो उनको इतना ज़्यादा टेंशन नहीं है। तो मेरे को समझ में आ गया कि जब मानव के विषय में पढ़ती नहीं है ना, तो तब ज़्यादा इंसान परेशान रहता है। मम्मी और वो सब ना समझिए, ऐसा मुझे समझ में आया था जी। धन्यवाद। हाँ जी, चलिए तो बोलो। माइक। सर कोई हमको फिजिकली दुख दे रहा है, अगर मार रहा है तो फिर वो तो दुख ही है ना ऑब्जेक्टिवली। हाँ, कोई हमको फिजिकली दुख दे रहा है तो अचानक तो नहीं हो जाता है, इसका मतलब उसके पीछे कोई हिस्ट्री है, उसके पीछे कोई कारण है, हमने उसको इतना परेशान किया है, या कोई और पीछे कारण होगा उसका। अच्छा, मतलब मैं ये जो सेकंड सेंटेंस है वो समझना चाह रहा हूँ कि जो दूसरा वाला बंदा कुछ भी करता है वो हमें दुख नहीं देना चाहता, हमेशा खुद के सुख के लिए करता है। हाँ, वो हमको दुख भी देना चाहता है तो भी अपने सुख के लिए ही करता है। अच्छा। यदि मान लो ऐसा है भी कि एक व्यक्ति योजनाबद्ध तरीके से किसी को नुकसान पहुंचाता है, होता ही। तो यदि ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है? ऐसे खाली बैठे बैठे मैं किसी के लिए योजना नहीं बनाऊंगा ऐसे करने की। तो उससे मैंने इतना दुख पाया है, या मेरी कोई कंडीशनिंग है, इसलिए मैं उसको दुख देना चाहता हूँ। लेकिन क्यों देना चाहता हूँ? ऐसा करने से मेरे अंदर जो, मैं सुखी नहीं हो जाता हूँ, लेकिन मेरे अंदर जो दुख है वो थोड़ा वेंटिलेट होता हुआ दिखाई देता है। हाँ जी, बढ़िया। और कुछ पीछे? हाँ जी, पीछे एक माइक। तो आपने जो बोला कि अगर हम ऐसा सोचते हैं कि सामने वाला हमें दुखी नहीं करना चाहता है, तो एक शिफ्टिंग होती है हमारे अंदर। बट मुझे लग रहा है कि उससे प्रतिक्रिया भी हो सकती है कि जैसे अभी मेरे मम्मी पापा ने मुझे इंजीनियरिंग में डाला, तो मुझे लगता है कि उन्होंने मेरी लाइफ बिगाड़ दी सपोज। तो मैं अगर ये सोचूं कि उन्होंने उनके सुख के लिए किया, तो मैं तो यही सोचूंगा ना कि उन्होंने सेल्फिश नहीं, डिसीजन। आप थोड़ा सा आधा सोच रहे हो। वो जब ये कह रहे हैं कि मानव जो कुछ भी करता है अपने सुखी होने के लिए करता है, तो कोर में जाएंगे तो आदमी की डिसीजन मेकिंग कैसे हो रही है वो पता चला। लेकिन मेरे सुख में, जो आपके केस में हो गया, तो आपके सुख में उनका सुख है। उन्होंने ऐसा करके आपको इंजीनियरिंग कॉलेज में नहीं डाला कि इससे मेरे को बदला लेना है, इंजीनियरिंग कॉलेज में डाल दूंगा तो ये दुखी रहेगा और हमको सुकून मिलेगा, ऐसा सोच के किया क्या? तो उन्होंने यही सोच के किया है कि हमारे बच्चे का भविष्य इंजीनियरिंग में ज़्यादा अच्छा होगा, उनकी अपनी कंडीशनिंग के अनुसार। होगा कि नहीं होगा ये तो जो भी होगा बात की बात है, लेकिन उन्होंने जो कुछ आपके साथ किया है आपके सुख के लिए किया है, आपके भविष्य के लिए किया है। सर, ये रिलेशंस अगर टूट जाते हैं और समझो उसमें से एक जन चाहता है कि मैं वापस उससे रिलेशन डेवलप करूं, लेकिन दूसरा नहीं चाहता है, तो उस केस में कैसे हैंडल करना चाहिए? शिविर में लाया जाए। अच्छा, मैंने दूसरे को शिविर में लाए। आप मत लाना, उसको बोलो कि वो किसी और को थ्रू हाँ, करो, क्योंकि वो हमारा तो सुनेगा आपके नहीं। कहने से तो आएगा नहीं। यदि मान ली मैं हूँ तो फिर किसी दूसरे के थ्रू। देखिए, अच्छी स्थिति ये है, मैं आपको बहुत प्रैक्टिकली कहना चाहता हूँ। जैसे मान लीजिए आप एक फैमिली से आए, अब आप वापस लौट के पत्नी को समझाएं, ये संभव है क्या? होता ही नहीं है। और पति लोग तो पहले से समझदार होते हैं, पत्नी शिविर करके आए वो लौट के समझाए, होता ही नहीं है। तो सबसे पावरफुल तरीका ये है कि किसी अच्छा कोई आएगा तो पहले कोई एक ही आएगा, ये बात भी ठीक है, लेकिन फाइनली यदि बच्चे बड़े हो गए हैं, पूरी फैमिली एक साथ बैठ जाए तो 7 दिन में बहुत सारा काम हो जाता है। लेकिन वो आना चाहिए एक हाँ, वो आना चाहिए। जैसे इस शिविर में भी मेरे को लोग बताया कि 4 फैमिलीज पूरी हैं, 4 मतलब अभी शिविरों में मैं ये देखता हूँ, गुजरात में तो खास करके फैमिली के 20 लोग एक साथ, 15 लोग एक साथ, 10 लोग एक साथ। तो लोगों में ये मैसेज चला गया है कि अपना कुटुंब बचाना है, अपना परिवार बचाना है, तो अपना हमको इकट्ठे शिविर करना होगा।
क्योंकि यहाँ जितनी बातचीत हो रही है, जितने डायमेंशन में जितना लोग, अच्छा मैं ही बोल रहा हूँ वो महत्वपूर्ण है उतना नहीं है, लेकिन जब आप बहुत सारी शेयरिंग करते हो तो मिलके जो हम सब मिलके शेयरिंग कर रहे हैं उसको हर व्यक्ति सुन रहा है, और क्या चीज को सुनने से किसकी विंडो खुलेगी ये हमको नहीं पता। तो शिविर एक बहुत पावरफुल एनवायरनमेंट है जहां हम एक दूसरे के बारे, जहां हमारी जिंदगी की ओपनिंग होने की मैक्सिमम संभावना हो जाती। ऐसा आपने देखा है क्या जहाँ एक जन चाहता है रिलेशन सुधरे, दूसरा नहीं चाहता है, लेकिन वो आ जाता है उस भैया मैंने level तो पे? इतने केस देख लिए हैं इस बीच में ना। एक जयपुर का एक कस्टम ऑफिसर था, उसने दूसरे दिन मेरे को बताया कि उनका उनकी वाइफ के साथ में बिल्कुल आर पार का मामला है, और जितना उन्होंने बताया उसको सुन के मेरे को भी लगा कि इनका मामला मुश्किल है, और वाइफ तो शिविर में आई नहीं है तो इनका तो बनेगा नहीं। क्या ठीक है, लेकिन ऐसी बातें आप बोल तो नहीं सकते। ठीक है भाई शिविर करो, देखेंगे क्या होता है। 5वें दिन उसकी बत्ती जली और वो कहता है कि नहीं अब मैं हैंडल कर लूंगा। उसका कॉन्फिडेंस आ रहा, मेरा भी नहीं आ रहा है। ओके भाई मेरे को उसने जितनी कहानी सुनाई है उसको सुन के मेरे को नहीं लग रहा है कि अभी हो पाएगा। खैर शिविर पूरा हो गया, वो वापस जयपुर पहुंचे, मैं गुजरात से वापस रायपुर पहुंचा। मैं घर जाके बैग रखा नहीं हूँ, उसका फोन आ गया, भाई जी मेरी वाइफ से बात करो। मैं तो अभी तैयार ही नहीं हूं ना, कुछ बताया भी नहीं मेरे को क्या बात करना है और क्या होना है। वाइफ मेरे को बोलती है फोन उठाते ही, भाई जी हमारी 25 साल की शादी के बाद आज ऐसा लगता है कि हमारा पहला दिन है और आज हमारी शादी हुई। मतलब जिसको उसने ये बोला कि उसने मेरे को जितना बताया उसके आधार पे मेरे को लगा कि ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड मामला है, एक से एक केस सुनने को मिलता है। तो कोई चीजें कैसे सुलझ भी जाती हैं ये भी आश्चर्यजनक कभी कभी लगता है। तो इसलिए अब ये लगता है कि नहीं हो तो कुछ भी सकता है, ये तो बहुत छोटा मामला है कि कोई एक चाह रहा है, ये तो बहुत बड़ी बात है। जहाँ दोनों ही नहीं चाह रहे हैं वहाँ भी हो जाता है ना। तो अब ये एक मतलब एक बढ़िया चीज़ है कि जैसे अपने आसपास का वातावरण जितना बदलते जाएगा, मैं तो कितने परिवारों को देखता हूँ जहाँ पूरे की पूरी फैमिलीज में ट्रांसफॉर्मेशन आता है और इनकी संख्या अब कई सौ में है, और हस्बैंड वाइफ की तो संख्या कई सौ से ऊपर है। यदि वो शिविर में नहीं आए होते तो आज पति पत्नी नहीं होते। तो एक कॉन्फिडेंस आता है कि नहीं, अंततः आदमी जीना ही चाहता है। आदमी खुश होगा, दीवारों से बात नहीं करेगा ना, आदमी के साथ ही बात करना चाहता है। एक सेकंड क्वेश्चन थॉट आया आपसे बात करते करते कि ये हाउ फार हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में हस्बैंड का नहीं कमाना और वाइफ के भरोसे रहना, ये कितना सही बोलोगे, गलत बोलोगे, या क्या रेटिंग रहेगा आपका? देखिए हस्बैंड वाइफ में सही गलत का कोई मापदंड नहीं है, एक ही मापदंड है कि दोनों को उस बात से तृप्ति है कि नहीं। दोनों खुश हैं तो किसको, मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी, है ना। मैंने जिंदगी भर नहीं कमाया, मैं आपके सामने बैठा हूं और मेरी पत्नी का फोन नंबर आपको दे देता हूं और बाकी घर आ जाना। तो इसका मतलब है ये कौन सी बायलॉज में लिखा है कि पति कमाएगा, ये कौन सी किताब में लिखा है? इसका मतलब है कि पति पत्नी मिलके घर चलाते हैं, पति पत्नी मिलके सामाजिक भागीदारी करते हैं, दोनों मिलके तय कर लेते हैं और दोनों सेट हो जाते हैं। और एक पॉइंट के बाद दोनों को ही नहीं कमाना है, ऐसा भी है। तो कमाना इतना बड़ा इशू नहीं है, जीना नहीं हो रहा है इसलिए कोई कोई चीज का इशू बनता रहता है। ओके देखो जब प्यार नहीं रहता है ना तो मैं ढूंढ ढूंढ के आपकी गलती निकालता हूं, और जब प्यार होता है तो आपकी सब गलतियां मेरी। सारा खेल प्यार का है। प्यार पैदा कर सकता क्या? एक बार मर चुका तो वापस पैदा हो सकता क्या? बिल्कुल हो सकता। थैंक यू। बिल्कुल हो सकता, हमारा काम ही यही है। हमने पति सुधार के पत्नियों को वापस लौटाए, पत्नियों को पति लौटाए हैं, पतियों को पत्नियां लौटाई हैं, माँ बाप को बच्चे लौटाए हैं, बच्चों को माँ बाप लौटाए। और इस धंधे में आपकी पार्टनरशिप, आप सबकी पार्टनरशिप इनवाइटेड है, आओ मिलके करेंगे। चलिए यदि ये क्लैरिटी हमारी बन गई तो काफी सारा स्पेस बनता है। ये सब बदल दिया करो। तो इसका मतलब है
इतनी बात होने से एक लेवल की काफ़ी सारी बातें आ गई, तो मेरे को लगता है कि इस टॉपिक को यहाँ क्लोज किया जाए। तो क्यों जीना है को लेके हमने काफ़ी सारी बातें की, तो हमको वो कुछ चीज़ें सामने आ गई, तो मैं सोचता हूँ काफ़ी बात हो गई है, आगे बढ़ सकते हैं। अब क्या करें? अब चर्चा एक ही है कि ये सुख है क्या। काम की बात इतनी है कि सुख है क्या। तो क्या अभी अभी सबका सुख एक है कि अलग अलग है? अलग अलग है। और छत एक है कि अलग अलग है? बस इतनी प्रॉब्लम। हमारा सब कुछ अलग अलग है, छत एक है। तो किसी का सुख, और पति पत्नी तो बहुत बहुत अजब गजब रिश्ता है ना। किन चीजों पे पति पत्नी में झगड़ा हो सकता है, ये अकल्पनीय है। पत्नी को गर्मी ज्यादा लगती है, उसको लगता है कि एसी जो है 24 पे रहे, एसी 16 पे रहेगा। पति गरीब उसमें कंबल ओढ़ के पड़ा रहता है ऐसे गरीब पति नहीं है। अब पति पत्नी को डॉक्टर ने बोला कि एक कमरे में सोना है। भाई एक को गर्मी ज्यादा लगती है, एक को ठंड कम लगती है, गर्मी लगती है, यार 2 कमरे हैं, जाके आराम से दोनों आराम से सो। है नहीं चलता। हाँ हाँ, ये देखो, तुम मेरे पास रहोगे और मेरे अनुसार रहोगे। अब तो परमानेंटली ऐसे ही सोते हैं अलग। भाई जब सास सोना है सास सो जाओ, अलग सोना है अलग सो जाओ, इसमें कौन डॉक्टर बताया? हाँ, रूम से जाएगा कौन? नहीं नहीं, शादी करने का एक फायदा तो है, आदमी उसके बाद बोर कभी नहीं होता है। नहीं नहीं, आपने जो कहा वो सही बात है, अकल्पनीय, वही उसके लिए एकदम परफेक्ट वर्ड आपने यूज किया है। और परफेक्ट एग्जांपल, आपको कैसे पता हमारे घर में क्या होता है? इसको गर्मी होती बहुत, मुझको बहुत ठंड लगती। स्टोरी मतलब वो कहाँ तक पहुंच जाता। तो ये मैंने बोला इतना ठंड नहीं, मेरे को गर्मी होती। तो तू मेरे ऊपर वो 2 ये मेरे को डाल के देती, 2 रजाई, बढ़िया बढ़िया रजाई लेना, बोले सोना। उसके बाद भी मेरे को ठंड लगती, मैं जाता दूसरे कमरे में। उसके ऊपर झगड़ा कि अलग नहीं सोना चाहिए, क्या बोलेंगे मम्मी, क्या बोलेंगे बच्चे, क्या बोलेंगे, कि दिन का कुछ झगड़ा हुआ। बोला बता दे कि ऐसा प्रॉब्लम है करके। नहीं चलता। फिर मैं कितने दिन सहन करूंगा ना। मैं बोला तू जिसके शरीर में फैट कम रहता ना, बोला उसको ठंड लगती। जिसके शरीर में फैट रहता, बोला उसको गर्मी ज्यादा होती। उसके ऊपर मेरे को मोटी बोला, मोटी नहीं बोला। तो अकल्पनीय। वो कहाँ जाए। हाँ जी, है घर घर की कहानी। हाँ, पूरे संसार में यदि सबसे सुखद कोई जगह है तो पति पत्नी की दोस्ती है। लेकिन यहाँ तो सब यही प्रयास कर रहे हैं कि पति पत्नी सबसे खतरनाक प्राणी है। नहीं नहीं नहीं, ये तो हमसे पूछ के देखो। आपसे पूछेंगे ही नहीं। हाँ? तो घर से बाहर रहने का पतियों के लिए या किसी के लिए भी एक ही तरीका है, देखो शिविर करने निकल जाओ। ऐसे तो पत्नी जाने नहीं देगी। तो अगला शिविर में आपके ही असिस्टेंट बनने वाले हैं हम लोग सभी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। स्वागत है। तो क्या लगत है, सबके लिए सुख की परिभाषा एक है कि अलग अलग है? अलग अलग है। आपका सब अलग अलग है। अब मैं लिख देता हूं, आप असहमत होने का प्रयास करें। तो दुनिया के सभी लोगों के लिए सुख क्या है? स्वीकृति का भाव सुख है। इसका मतलब यह हुआ
कि स्वीकृति बराबर सुख, स्वीकृति बराबर सुख और अस्वीकृति बराबर दुख। और ये भी आप अपने ऑब्जर्वेशन में देख सकते हैं, ये भी चेंज कर दो, ये भी चेंज कर दो, ये भी चेंज कर दो। हेलो। और ये भी आप ऑब्जर्वेशन देखें, जितनी लंबी स्वीकृति उतना, जितनी गहरी स्वीकृति उतना गहरा सुख, जितनी सरफेशियल स्वीकृति उतना स्थायी सुख। तो ये भी हम देखते हैं कि किसी के लिए हमारी स्वीकृतियां बहुत गहरी हैं, किसी के लिए हमारी स्वीकृतियां बहुत सरफेशियल हैं, कोई चीज़ में हमारी स्वीकृतियां बहुत लंबी हैं। तो धीरे से हमारा ध्यान इस बात पे, क्यों ये चर्चा कर रहे हैं कि एक तो ये पता चल गया कि एक तो पहले इसको देखेंगे, दूसरा फिर ये ध्यान में आ जाएगा जैसे सुख और दुख रूट है कि फ्रूट है, और इधर हम रूट में आ गए। सुख की परिभाषा, भाव की परिभाषा क्या थी? भाव की स्वीकृति। तो भाव की स्वीकृति भाव है, स्वीकृति भाव है, वही बात बोल रहे। इसका मतलब है कि यदि मेरी स्वीकृतियों को मैं हैंडल कर पाऊंगा, यदि मैं रूट को हैंडल कर पाऊंगा, तो मेरे भाव को मैं हैंडल करने लगूंगा। यहां से हम इसको पकड़ने की कोशिश करेंगे। तो पहले ऊपर से शुरू करते हैं। आप असहमत होने का प्रयास करें। स्वीकृति का भाव ही सुख है। इसको देखिए, ऐसा है कि नहीं? जब भी आप कोई चीज को स्वीकार पाते हैं, इसका नाम सुख है। जब भी आप कोई चीज को स्वीकार नहीं पा रहे हैं, तो इसका नाम दुख है। ऐसा है नहीं? देखिए, कोशिश करें, कोई बारीक तार निकालें, असहमत होने का कोशिश करें। हाँ जी, माइक। क्या स्वीकृति दबाव में हो सकती है? नहीं, फिर वो स्वीकृति कहाँ होती है? वो समझौता होता है। वही मेरा क्वेश्चन। बिल्कुल, वो स्वीकृति नहीं है। स्वीकृति वही है जो स्वेच्छा से है, जो विलिंग एक्सेप्टेंस है। ओके। जो स्वेच्छा से हम कोई चीज को स्वीकारते हैं, वो स्वीकृति है। दबाव में स्वीकारी तो स्वीकृति कहाँ है? सही, थैंक यू। सहज कहना थोड़ा सा भी आगे की बात है। हाँ जी। मेरे को किसी और को क्यों एम्पावर करना है कि मैंने सुख देना है? मैं अपने आप को एम्पावर क्यों नहीं कर सकता? मोस्ट ऑफ अस वी आर डिपेंडेंट कि अगला बंदा क्या सोचेगा, उसकी वजह से हम आप सुखी या दुखी है। सो लेट्स एम्पावर आवरसेल्फ टू क्रिएट दैट। एक्चुअली आप आ जाए ना जी। आओ। शुरू के दिन से चर्चा, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। तो चर्चा वहीं से है कि मेरा सारा सुख दुख मेरे भाव और विचार पे निर्भर करता है। यदि मेरे भाव और विचार में कन्फ्लिक्ट नहीं है, सॉल्यूशन है, तो मैं एक स्टेबल स्टेट ऑफ माइंड के साथ में रहता हूँ, मैं सुखी रहता हूँ। लोग क्या कहेंगे, मैं उससे तभी प्रभावित होता हूँ। जैसे 2 + 2 4 होते हैं, इस पर हम कहाँ लोगों पे, मतलब उनके कहने पे प्रभावित होते हैं। तो जहाँ मेरे को क्लैरिटी है, वहाँ मैं लोगों से प्रभावित नहीं हो रहा हूँ। जहाँ मेरे को क्लैरिटी नहीं है, वहीं मैं लोगों से प्रभावित होता हूँ। जी सर, और ये लोग कोई अपना रहा तो ये जो लोगों से अफेक्ट होना, कोई अपना है, फॉर एग्जांपल पेरेंट है, वो एक्सेप्ट कर लेता है कि मेरा बच्चा तो ऐसा ही है, इसका मतलब ये तो नहीं कि वो सुखी हो जाएगा। कैसा है? मतलब किसी पेरेंट के बच्चे को कुछ गलत आदत है फॉर एग्जांपल, तो अगर पेरेंट एक्सेप्ट भी कर ले कि चलो मेरा बच्चा तो देखो, ऐसा ऐसे ही है, मत तो करो, इससे ऐसे तो- अनुमान। इसलिए मैं बोलता हूँ ना, आपने तीसरा वाला चौथा वाला नियम तोड़ा है। अभी हम पूरे वर्कशॉप में जब भी चर्चा करें, अपने साथ घटी घटनाओं को फ्लोर पे लाएं। आप दूसरे के बारे, आप कल्पना से कोई घटना बना लेते हो, तब बात करते हो, इसलिए बात नहीं होती है। आप करके दिखाओ, ऐसा आप करो।
और जैसे यदि मेरी सिस्टर है, हाँ ऐसा फॉर बोलो, एग्जांपल, हाँ ऐसा बोलो। उसकी कुछ आदतें अनोइंग है, यानी मेरे को इरिटेट करता है, तो बट आई वांट कि वो सुधर जाए, तो मैं एक्सेप्ट तो नहीं कर सकती कि चलो वो तो ऐसी है, बट आई वांट कि वो एक्सेप्ट नहीं अच्छी कर हो पा जाए, रही ठीक हो ना, जाए। हाँ, तो बस एग्जांपल देखो, वो आपको बट वो मैं सुखी भी तो नहीं हो जाऊंगी ना एक्सेप्ट नहीं करूंगी नहीं ये देखो, एक्सेप्ट करके देखो, सुखी हो जाओगे। जैसे कोई एक व्यक्ति, मान लीजिए, देखो मैं थोड़ा सा एक लाइव एग्जांपल बताता हूँ। मेरा साला थोड़ा सा काला, अब हुई उसकी शादी को लड़की वाले देखने आए, तो बोले काला है। कुछ दिन बाद, ये घटी घटना है ना, कुछ दिन बाद उसका बैंक में पीओ के लिए सिलेक्शन हो गया। अब दोबारा वही लोग देखने आए, बोले अब गोरा है। ये घटी घटना है। तो मेरा बच्चा बिस्तर पे सुसु कर दे तो कोई दिक्कत नहीं, दूसरे का बच्चा कुछ कर दिया तो संस्कार नहीं सिखाया, है ना। तो इसका मतलब है कि जिसके लिए हमारी एक्सेप्टेबिलिटी है, उसकी गलतियों को भी हम पचा लेते हैं, है ना। तो सारा खेल हमारी एक्सेप्टेबिलिटी का है कि हम किस लेवल पे किसको एक्सेप्ट किए हुए हैं। हाँ जी, कहाँ पहुंचे? अभी लेवल ऑफ एक्सेप्टेंस, जैसा आपने अपने घर वालों को स्वीकारा हुआ है, ऐसा अपने पड़ोसियों को नहीं स्वीकारा हुआ है, यही लेवल है भैया। जैसे अपनी ही जिंदगी में किसी चीज को हमने बहुत गहरे में स्वीकारा हुआ है, जिसको मैंने मेरा करियर माना होगा या कुछ और माना होगा, तो किन्हीं चीजों को मैं आराम से कह देता हूँ चलो इसके बिना भी काम चल जाएगा, किन्हीं चीजों को मैं बोलता हूँ इसके बिना तो नहीं चलेगा। तो आपकी स्वीकृतियां हर जगह में अलग अलग है। बिल्कुल है, आप ही करोगे, इनको पूरा कर लेने दो। हाँ भैया, जैसे मेरी स्वीकृति पहले मेरे प्रति नहीं थी, अभी मतलब बन रही है समझने से, धीरे धीरे। तो इसको मतलब गहराई से कैसे समझा जाए? यही समझा जाए कि जब हमको देखो, जब हमको अपने लिए ही स्वीकृति नहीं है, अपने जीने में तृप्ति नहीं है, तो हमको सब में कमियां दिखाई देती। हाँ, ये तो होता है। तो जब मेरे को खुद पे प्यार होता है तो दूसरे पे भी प्यार आता है। सूत्र यही है, जो जिसके पास है वो उसको बांटेगा। तो जैसे जैसे आप नॉर्मल हो रहे हो, आप प्रतिक्रिया से मुक्त हो रहे हो, आपके अंदर कोई समझ काम कर रही है, वैसे वैसे दूसरा ऐसे क्यों बोलता है अब आप समझ पा रहे हो। हाँ। पहले बोलता था तो प्रतिक्रिया होती थी, अभी बोलता है तो आपको ठीक लगने लगा है, तो ऐसा होता है। हाँ, और वो मतलब जो डांट भी लगाते थे ना, तो मुझे सुखी करने के लिए लगाते थे। हाँ, ऐसा अब समझ में आया। और पहले लगता है कि मेरे को तंग करने के लिए कुछ कहा जा रहा है जी, बस इतनी बात। हाँ जी बोलिए। आपने कहा कि सुख सबके लिए अलग अलग है, मैंने आपके सामने रखा कि सबके लिए सुख एक है, इससे आप इसको आप अलग अलग करके देखें। आप जो सोच रहे थे कहाँ गया वो? हाँ जी, माइक दीजिए पीछे। स्वीकृतियाँ तो सबकी अलग अलग होगी ना। हाँ? तो स्वीकृतियाँ और उसकी गहराई और उसकी लंबाई वो तो सबके लिए अलग वही अलग। सबका स्टेट ऑफ माइंड अलग अलग है, इसलिए सबके लिए अलग अलग होंगे। तो फिर उस हिसाब से सुख भी अलग अलग होगा। हाँ, अभी तो अलग अलग ही है। वही तो इसका मतलब है कि सुखी होने के हमारे तरीके अलग अलग हैं, लेकिन सुख की परिभाषा एक है। और धीरे से ये भी समझ में आएगा कि जिंदा रहने के धरातल पर हमारी स्वीकृतियां एक जैसी होंगी कि हमेशा अलग अलग ही होंगी। अलग अलग ही। अलग, किसी को नीला रंग पसंद आएगा, किसी को काला पसंद आएगा, कोई नमक ज़्यादा खाएगा, कोई मीठा ज़्यादा खाएगा, कोई 2 रोटी खाएगा, कोई 4 रोटी खाएगा। मकान का डिज़ाइन, गाड़ी का डिज़ाइन, कपड़े का डिज़ाइन, सबके लिए अलग अलग ही रहने वाले हैं। तो कुछ चीज़ें वो हैं जहाँ हमारे पास सबके डिज़ाइन अलग अलग ही हैं, उसमें कोई दिक्कत भी नहीं है। आप नीला पहनो, मैं काला पहन लूँ, इसमें क्या परेशानी है। तो अब धीरे से ये भी समझ में आया कि जीने का स्वरूप विश्व के सारे परिवारों के लिए एक है कि अलग अलग है। जीने का स्वरूप, तो जीने का स्वरूप क्या होगा? शिकायत मुक्त, अभाव मुक्त परिवार एक है। तो जीने का स्वरूप दूसरा प्लेनेट भी मिलेगा तो वहां भी वो शिकायत, आप मानव के साथ में शिकायत चाहेगा कि तृप्ति चाहेगा? तृप्ति चाहिए। और अभाव चाहेगा कि समृद्धि चाहेगा? समृद्धि चाहिए। तो जीने का डिजाइन पूरे ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में कोई भी प्लेनेट होगा वहां भी मानव रहता होगा, तो परिवार के जीने का डिजाइन यही होगा। जिंदा रहने का डिजाइन अलग अलग होगा।
है ना, कोई खेती करेगा, कोई गाय पालेगा, कोई हेलीकॉप्टर बनाएगा, कोई कंप्यूटर बनाएगा, कोई करेगा, कुछ अनेक तरह के काम है। तो जिंदा रहने के अर्थ में हम सभी अलग अलग हैं ही, ये अलग अलग ही रहेगा, इसमें एक करने की आवश्यकता भी नहीं है। नहीं सारे लोग नीले रंग के शर्ट पहनेंगे, इसकी ज़रूरत भी नहीं है। जहाँ हम अलग अलग हैं वहाँ हम एक होने की कोशिश कर रहे, जहाँ हम एक हैं ही उसको हम पहचान नहीं पा रहे। बढ़िया जी, बोलिए। मेरा बच्चों से रिलेटेड है, जैसे बच्चे टीवी मोबाइल ज़्यादा देखते हैं, तो उसको हम एक्सेप्टेंस में कैसे लेंगे? टीवी कौन लाया था? मतलब जैसे एक्सेप्ट कर भी लेते हैं कि वो देख रहे हैं। टीवी कौन लाया था? सर टीवी तो रहती है ना सबकी, इसीलिए तो यहाँ आए हैं ना, ये सब सॉल्यूशन चाहिए। मतलब माँ बाप सारे को कर्म कर रहे हैं और बच्चे कुछ ना कर रहे हैं, क्या है ये? हम बच्चे चाय नहीं पीते हैं। मतलब जैसे देखो घरों में कैसा चलता है, बच्चे तो चाय नहीं पीते हैं यार। बड़े बच्चे क्यों नहीं पीते? तुम बैठ के दारू पियोगे, तुम बैठ के टीवी देखोगे, तुम मोबाइल में उंगली चलाओगे, उसको बोलोगे तुम मत चला, तू होमवर्क कर, और तुम जान छुड़ा के भाग लिए हो वहां से। नहीं हम तो नहीं देखते, बट वो चीज नहीं है तो टीवी उठा के रख दो। नहीं है तो क्यों रखा है, किसके लिए रखा है? उसको उठा के बंद करके रख दो। ये सॉल्यूशन कैसे होगा? अच्छा, मतलब टीवी घर में लगा रहना चाहिए। मतलब ये एक्सेप्ट कैसे कर, जैसे आप एक्सेप्टेंस का ही अभी आपने बोला, हाँ। तो बच्चों के साथ वैसा कैसे एक्सेप्ट करें? क्या? टीवी देख रहा है, जैसे ज्यादा टाइम देख रहा है, मतलब सपोज कोई टाइम लिमिट नहीं है कि पूरा टाइम वो लिमिट आपके ऊपर, वो लिमिट कौन लगाता है? बच्चों को बहुत दुख है इस बात का कि मेरे माँ बाप को डांटने वाला कोई नहीं। तो मतलब कुछ नहीं करना है ऐसा? मैं ऐसा नहीं बोला। मैं तो यही बोल रहा हूँ कि ऐसे नहीं चलेगा, ये ऐसे सॉल्यूशन नहीं निकलते। हाँ। तुम जहर खाओगे, थोड़ा सा खाओगे, ऐसा थोड़ी चलेगा। इसका मतलब है कि हमको फिर से नए सिरे से सोचना पड़ेगा कि वाकई में जिंदगी क्या है, उसके लिए क्या करें, फिर हम कहीं ना कहीं फिर कोई रास्ते हम निकाल लें। जैसे वो उन्होंने भी एक बोला कि उनकी सिस्टर एनोइंग है, सपोज किसी को ऐसी हैबिट है, ड्रग एडिक्ट है या जो भी, तो हम एक्सेप्ट कर लेंगे, बट उसका दुख तो नहीं, ठीक है, वो तो मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप एक्सेप्ट करें, ऐसा होता भी नहीं है, उसको आगे चर्चा करेंगे। लेकिन देखो अभी की स्थिति क्या है, बैठिए, समस्या आएगी तब समाधान ढूंढेंगे कि हम रोज समाधान के साथ जिएंगे तो समस्या आएगी हम हैंडल कर लेंगे। हम रोज समाधान, जीना तो रोज का है, समस्या आएगी तब समाधान ढूंढेंगे कि समाधान पूर्वक ही जिएंगे। हम समाधान पूर्वक जिएंगे, समाधान पूर्वक जीने के क्रम में कोई ऐसी सिचुएशन आएगी तो हम समाधान के साथ में जी रहे हैं तो उसको हैंडल भी कर लेंगे। मेरे को प्यास लगेगी तब कुआं खोदना शुरू करूंगा, कैसे होगा? अभी हमारी स्थिति ऐसी है, जब समस्या आती है तब सोचते हैं अच्छा शिविर कहाँ लग रहा है। हाँ, तो ऐसा नहीं है, जब प्रॉब्लम आए तब शिविर नहीं ढूंढना है। रेगुलर जिंदगी में रोज अपने घर में अध्ययन करना है, जिंदगी को समझना है। जब रेगुलर घर में जिंदगी है तो फिर ये समस्याएं नहीं आती हैं तो मिलके हैंडल होने की जगह बन जाती। तो ऐसा इसको करना होगा। चलिए, अभी वो बात पूरी हुई नहीं। देखो पहले तो थोड़ा सा ना मैं कॉन्टेक्स्ट एक बार एस्टेब्लिश कर दूं, क्योंकि एक पार्ट जो था वो मिसिंग हो गया, जो मैं कहना चाहता था वो छूट गया, तो मैं उसको एक बार वापस बोर्ड पे ले आऊं तो फिर हम बात करेंगे। देखो हमने चर्चा किया था कि भाव की स्वीकृति, भाव क्या है? भाव की स्वीकृति। और हमारी समस्या क्या है? अभी हमारी समस्या क्या है कि हमारा भाव जो है वो लगातार परिवर्तनशील है। हमारा भाव लगातार परिवर्तनशील है, उसमें स्टेबिलिटी नहीं है और लगातार ऊंचे नीचे होता है ना। कोई मेरे को जज करता है, मैं किसी को जज करता हूं। तो ये भाव हमारा परिवर्तनशील क्यों है? ये भाव हमारा परिवर्तनशील क्यों है? क्योंकि अभी हमारा भाव ही परिवर्तनशील है। भाव परिवर्तनशील कैसे है? हमारे लिए अभी भाव क्या है? या तो मैं इंद्रियों से सुख पाता हूं, या मैं रूप बल धन पद से सम्मान पहचान की कोशिश करता हूं। इतनी ही मेरी दुनिया है, बाकी कहीं से पैसा आ जाता है। तो मेरा एक व्यवसाय है, उससे मैं पैसा कमाता हूं,
इंद्रियों से सुखी होने की कोशिश करता हूँ, रूप बल धन पैसे सम्मान पाने की कोशिश करता हूँ, मैं किसी को जज करता हूँ, कोई मेरे को जज करता है। तो अभी मेरा भाव और ये सारा मिला के क्या हो गया कि मैं जिंदा रहने को जीना मानता हूँ, स्वयं को शरीर मानता हूँ। शरीर अपने आप में परिवर्तनशील है कि स्थायी है? परिवर्तनशील है। तो हमारा भाव ही परिवर्तनशील है, इसलिए हमारा भाव भी क्या? भाव भी परिवर्तनशील है। तो यदि भाव परिवर्तनशील है तो भाव भी परिवर्तनशील है। अब क्या करें, भाव में परिवर्तन ना हो, भाव स्थिर रह जाए? क्या करें? तो यदि भाव यदि निरंतर हो जाए, यदि निरंतर भाव को पहचान लें तो भाव भी निरंतर हो जाए। ये बात पहुंच गई? ये बात पहुंची? निरंतर क्या है हमारे आपके बीच में आज और अभी? आज और अभी हमारे पास निरंतर क्या है? क्या निरंतर है? अरे तो हमारे पास धरती के सभी मानव के पास मूल चाहत निरंतर है। विचार के रूप में जो विचार की ताकत है वो ताकत हमारे पास निरंतर है कि नहीं? ये दो चीजें निरंतर हो गई। और यदि मूल चाहत निरंतर है और विचार की ताकत निरंतर है तो इससे कम में ये संभव नहीं है कि वो चीज स्वयं में निरंतर ना हो। अभी केवल प्रस्ताव के रूप में रखिए, भविष्य में आने वाले दिनों में और इसको बेहतर देखेंगे। पता चला कि मैं स्वयं भी निरंतर हूं, मैं निरंतर हूं, शरीर परिवर्तनशील है, शरीर परिवर्तनशील है। फिर पता चला कि ये पूरी सृष्टि का जो नियम है वो भी निरंतर है। और यदि सृष्टि का नियम निरंतर है तो उसका कोई आधार होगा, वो भी निरंतर है। आने वाले दिनों में उसका दर्शन करेंगे। तो निरंतर चीजें ज्यादा हैं कि परिवर्तनशील चीजें ज्यादा हैं? निरंतर चीजें ज्यादा हैं। जब मैं इन निरंतर चीजों को स्वीकार कर पाता हूं, जब मैं इस निरंतर चीजों को पहचान पाता हूं, जब मैं निरंतर चीजों की स्वीकृति आती है, इस भाव को पहचान पाता हूं, तो मेरा भाव भी निरंतर हो जाता है। ध्यान से सुनना, जो परिवर्तनशील है वो स्वीकार हो जाता है। शरीर क्या है? परिवर्तनशील है, इसलिए रूप बल धन पद परिवर्तनशील है। मेरी प्रॉब्लम क्या है? मेरी प्रॉब्लम है कि मैं हमेशा 18 साल का दिखना चाहता हूं। इसका मतलब क्या हुआ? मैं शरीर के परिवर्तन को स्वीकार रहा हूं कि नहीं स्वीकार रहा हूं? नहीं स्वीकार रहा हूं। शरीर एक दिन मरता है, ये शरीर का नियम है। मैं क्या चाहता हूं? शरीर कभी ना मरे। तो मैं शरीर के नियम को स्वीकार रहा हूं कि नहीं स्वीकार रहा हूं? नहीं स्वीकार रहा हूं। रूप परिवर्तनशील है, मैं नहीं स्वीकार पा रहा हूं। धन परिवर्तनशील है, मैंने तो जो बाय नेचर परिवर्तनशील है मैं उसको नहीं स्वीकार पा रहा हूं। इसका नाम दुख है। मैं क्यों नहीं स्वीकार पा रहा हूं? क्योंकि मेरे पास उसके अलावा और कोई मेरी दुनिया नहीं है। मेरी दुनिया ही उतनी है कि जो परिवर्तनशील है, और मैं स्थायी तो चाहता हूं। जैसे ही मेरे को स्थायी वाली दुनिया मिल जाती है, मेरे सुख की निर्भरता शरीर पे नहीं रहती है, मैं शरीर की परिवर्तनशीलता को स्वीकार कर पाता हूं। समझ में आया? आया? कितने लोग बोल सकते हैं आया? आया तो बोल के बताओ। डॉक्टर साहब बोलेंगे। बढ़िया, पकड़ने लायक चीज है। तो 2-4 लोग बोलेंगे, आप तैयारी करते रहें बाकी कौन कौन बोलेंगे। तो ये बहुत पकड़ने लायक चीज है और पूरे 7-5 दिन फिर हम इसको पकड़ेंगे। हाँ जी, एक बार वो बताते हैं, एक बार और आप बताओगे, फिर कमी रहेगी तो मैं बताऊंगा जी। अभी तक हम जो दुख इस संसार में झेल रहे हैं, उसका बेसिक रीज़न है कि हम सारी वेरिएबल चीज़ें, जो चीज़ों परिवर्तनशील है, उनसे ही खुद को आपते हैं, दूसरों को भी आपते हैं। जबकि हमारे पास कुछ निरंतर चीज़ें हैं, जैसे हम खुद, हमारे विचार शक्ति, इन पर अगर हम फोकस रखें, इनको अगर हम हमारे मेन भाव इनसे अफेक्टेड रहे, तो हम निरंतर सुखी हो सकते हैं। हाँ जी, बात बनी। और कोई बोलेंगे?
और कोई बोलेंगे? जो अभी बोला गया उसको और कोई बोलेगा अपने शब्दों में? कंटिन्यूअस, पेरिनियल। हाँ जी। निरंतर का मीनिंग नहीं समझ में आया सर इस सेंटेंसेस में। किसमें? मूल निरंतर है और जो जो आपने कहा वो समझ में नहीं अच्छा, आया ठीक से। ओहो, मैंने जल्दी जल्दी बोल दिया ऐसा लगता है, फिर से बोल देता हूँ। कोई बात, कोई बात। देखो अभी हमारी समस्या क्या है? अभी हमारी समस्या ये है कि शरीर के बदलने को मैं स्वीकार नहीं कर पाता, है ना? मेरी चाहना है, मेरी चाहना मेरा सम्मान स्थायी हो कि अस्थायी हो? बोलते जाओ। मेरा सम्मान कैसा हो? स्थायी। और मैंने सम्मान को किसके साथ जोड़ लिया? शरीर के साथ, गाड़ी के साथ, पैसे के साथ, पद के साथ, ठीक हो गया, इंद्रियों के साथ। मैं जो चीजें स्वयं में परिवर्तनशील हैं मैं उनसे स्थायित्व पाना चाहता हूं, ये मेरी प्रॉब्लम है। मैं उनकी परिवर्तनशीलता को क्यों नहीं स्वीकार पा रहा हूं? क्योंकि मेरे पास खड़े होने की और कोई जमीन ही नहीं है। मेरे पास खड़े होने की और कोई जमीन ही नहीं है। मेरी जमीन ही सारी इतनी है कि कुल मिला के मैं जिंदा रहने को जीना मानता हूं, स्वयं को शरीर मानता हूं और शरीर ही मेरे सुख का आधार है। डेफिनेशन ये कहता है कि भाव की स्वीकृति भाव है। इसका मतलब अभी यदि भाव परिवर्तनशील क्यों है? क्योंकि भाव ही परिवर्तनशील है। भाव मतलब शरीर। अभी मैं स्वयं को शरीर मानता हूं। यदि भाव परिवर्तनशील है इसका मतलब भाव भी परिवर्तनशील रहेगा ही। इसलिए आप देख लीजिए हमारा एक भी रिश्ता गिला शिकवा शिकायत से मुक्त नहीं है। किसी एक भी रिश्ते में भाव की निरंतरता नहीं है। और ये किसी एक परिवार का मामला नहीं है, पूरे विश्व का मामला है। घूम के आ जाओ जहां घूम के आना है। इसमें आदिवासी, गांव, शहर, लंदन, अमेरिका, ऑक्सफोर्ड, बोस्टन, जो भी बड़े बड़े छोटे बड़े सारे नाम हैं सबको इकट्ठा कर लो। हम रिश्तों में नहीं जी पा रहे हैं, ये हमारी वास्तविकता है। क्योंकि हमने स्वयं को शरीर माना है। शरीर माना है तो मेरा भाव ही परिवर्तनशील है। यदि मेरा भाव ही परिवर्तनशील है तो भाव ही परिवर्तनशील रहेगा। भाव परिवर्तनशील कैसे है? जैसे जब हमको किसी से काम होता है उस समय भाव कैसा रहता है? जब किसी से काम रहता है बड़ा भाव आता है उस समय में, और जब काम निकल जाता है फिर तो वैसा भाव नहीं रहता है। इसी से पता चलता है कि हमारी आवश्यकता अनुसार कैसे चीजें बदलती हैं, तो हमारा भाव कैसे परिवर्तनशील है। अब नियम ये कहता है, डेफिनेशन ये कहती है कि भाव की स्वीकृति भाव। यदि भाव निरंतर हो जाएगा तो भाव भी निरंतर हो जाएगा। निरंतर मतलब हमेशा, पेरिनियल, कंटिन्यूअस। पहुंच गई बात? क्या क्या निरंतर है हमारे पास आज और अभी? हम सबकी मूल चाहना सुख की निरंतरता की है, ये सभी के पास है। हम सबके पास विचार की ताकत असीम है, कभी खत्म नहीं होती है, ये सबके पास है कि नहीं? अभी के लिए ऐसे ही मान लीजिए जब तक जिंदा हैं। लेकिन थोड़ा सा इस पे आगे चलेंगे और समझेंगे तो ये समझ में आया कि यदि कोई इकाई की, यदि कोई चीज की चाहत निरंतर है और मानव के पास विचार की ताकत निरंतर है, खाना खाने से ताकत जो मिलेगी वो सीमित मिलेगी कि असीमित मिलेगी? विचार की ताकत सीमित है कि असीमित है? खाने से आई क्या? कहाँ से आई? खाना नहीं खाएंगे तो भी रहती है। ओहो, मर जाएगा तो उसके बाद आपकी देखने की आंखें नहीं है वो चीज। तो अभी मैं केवल अभी के लिए केवल प्रस्ताव रख रहा हूं कि मैं निरंतर हूं, शरीर परिवर्तनशील है। मैं अलग हूं, शरीर में ब्रेन इंक्लूडेड है, मैं ब्रेन नहीं हूं। फिलहाल के लिए इसको मानिए मत, रेफरेंस में रखिए। चूंकि मैं अभी बेस बनाने के लिए कुछ कह रहा हूं तो ये इसको ना भी अभी लेंगे तो भी काम चल जाएगा। चलो इसको छोड़ देते हैं। सृष्टि के नियम निरंतर है कि नहीं? नियम निरंतर है कि नहीं? नियम निरंतर है। यदि सृष्टि के नियम निरंतर हैं तो नियम बन कहां से रहे हैं, वो आ कहां से रहे हैं, उसका भी तो कोई आधार होगा। यदि नियम निरंतर है तो नियम का जो आधार है वो भी निरंतर होगा कि नहीं होगा? अभी के लिए केवल सूचना। तो पता चला सृष्टि खुद भी निरंतर है और चेंज हो रही है पर है निरंतर।
लॉज भी निरंतर रहेंगे, वो निरंतर हैं, सृष्टि भी निरंतर है, इस सेंस में कि किसी मास को आप खत्म नहीं कर सकते, एटम को आप वैनिश नहीं कर सकते, उसका कोई रूप परिवर्तन हो सकता है, ये तो हम साइंस में पढ़ा ही रहे। अभी एक्सपांडिंग को समझेंगे, अभी ये कुछ भी अपन सुनते हैं और उसका मीनिंग अपने पास बहुत आता नहीं है, तो अभी उसको तो समझेंगे, लेकिन ये तो पता है कि एटम को हम खत्म नहीं कर सकते, उसका रूप परिवर्तन ही हो सकता है, भाई इस मॉलिक्यूल में रहेगा नहीं तो उस मॉलिक्यूल में रहेगा। इस सृष्टि को हम खत्म नहीं कर सकते, पदार्थ हमेशा रहेगा, पदार्थ का नाश नहीं होता है, ये तो हम पढ़ते ही हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि पदार्थ सहित ये पूरा एग्जिस्टेंस है तो इसका कोई आधार भी होगा, कम से कम नियम है, इतना तो स्वीकार ही सकते हैं अभी, उसकी निरंतरता है ना। तो इसका मतलब है कि जब मैं निरंतर चीजों को पहचानता हूं, मैंने नियम को पहचान लिया, तो फिर मेरा भाव कैसा रहेगा उस नियम के लिए, हमेशा एक जैसा ही रहेगा, मेरा भाव भी निरंतर हो जाएगा। तो इस तरह से जब मैं निरंतर चीज़ों को पहचानता हूँ तो मेरा भाव भी निरंतर हो जाता है, और जब मैं उस निरंतर नियम को समझना ही सुख है, तो जब मैं सारे नियम को समझ पाया तो मैं सुखी हो पाया। तो अब मेरी शरीर से सुखी होने की निर्भरता नहीं रहेगी। जब मेरी शरीर से सुखी होने की निर्भरता नहीं रहेगी, वैसी निर्भरता नहीं रहेगी जैसी अभी है, तो मैं शरीर की परिवर्तनशीलता को स्वीकार कर पाता हूँ। जैसे किसी के मरने से हम रोते हैं कि नहीं रोते हैं, हाथ उठाओ। किसी के मरने से रोते हैं कि नहीं रोते हैं? अब मैं कहता हूँ सब झूठ है, कोई किसी के मरने से नहीं रोता है। आप क्या रो रहे? वो जो सुख तुमसे मिल रहा था उसका क्या होगा? तो मैं सामने वाले के लिए रो रहा हूँ कि अपने सुख के लिए रो रहा हूँ, है ना भाई? अखबार में पढ़ा 400 मर गए, उसके बाद आलू का पराठा दबा लिया। कहाँ आप किसी के मरने से रोते हो? तो हम किसी के मरने से नहीं रोते। जन्म और मृत्यु दोनों ही घटना है। मैं मेरे सुख के लिए सेल्फ रिलायंट नहीं हुआ हूं, इसी बात का रोना है। बढ़िया, हाँ, ताली भी ढंग से नहीं बजाते। तो इससे ये समझ में आया कि जिंदगी को जैसा अभी हम देखते हैं तो हमारी दृष्टि अधूरी है कि पूरी है? अभी हम आकार से मानव हैं कि आचरण से मानव हैं? जोर से बोलो। आकार से, आचरण से मानव होना अविशेष है, उसी नाम का दुख। तो जिंदा रहना जीना नहीं है, जीने की दुनिया अलग है, भाव और विचार की दुनिया अलग है, उस दुनिया को बसाने का तरीका अलग है। जिंदा रहने का कोई सामान जीने के काम नहीं आता। पैसे की कमी के कारण आप दुखी हो सकते हैं, लेकिन दुनिया की सारी संपत्ति एक आदमी के जिंदगी को, सुख को छू नहीं सकती, ये भी नियम है, उधर प्रवेश नहीं है। तो पैसे की कमी के कारण हमारे शरीर का नाश हो सकता है, इसलिए हम दुखी हो सकते हैं, लेकिन कोई भी मैकेनिज्म हमारे पास ऐसा नहीं है, संसार की कोई भी संपत्ति, कोई भी वस्तु, कोई भी पद, कोई भी धन, जिसको पाने से मेरा भाव और विचार हमेशा के लिए सुखदायी हो जाएगा। बात पहुंच रही? कहाँ खोए खोए दिखते हो? देख, उड़ी हवाइयाँ। बता दो, एक चीज बता दो आपके पास हो तो, जिससे भाव विचार हमेशा के लिए सुखदायी हो जाएगा। इंजीनियरिंग कर लो, मेडिकल कर लो, कुछ भी कर लो, हेलीकॉप्टर बना लो, चांद पे चले जाओ, भाव विचार अलग दुनिया। हाँ, उस मशीन के बारे में मेरे भाव और विचार स्ट्रीमलाइन हो गए। मैं एक इंजीनियर हूं, जब मैं किसी मशीन के बारे में सोचता हूं तो वहां मेरा भाव विचार व्यवस्थित है। मैं किचन में खाना बनाता हूं, क्योंकि मेरे को खाना बनाना आता है, तो खाना बनाने के लिए मेरे भाव और विचार व्यवस्थित है। तो जिन चीजों को समझ है तो गलती नहीं, गलती है तो समझ नहीं, जिस मामले में मेरी समझ बन गई है उस मामले में भाव और विचार में भी गलती नहीं होती है। जिस मामले में समझ नहीं बनी है उस मामले में गलती होती ही रहेगी, और गलती नहीं है, वो अधूरापन है कि मेरी उस मामले में समझ नहीं बनी है। केवल ये पहचानने के लिए है कि मेरे को कहाँ कहाँ समझ और बनाना है। बोलो, अब कौन बोलेगा? ऐसा थोड़ी है, कैश पेमेंट का धंधा है, माल दिया वापस बताओ। अभी मूल चाहना निरंतर है, पहचान लिया कि नहीं?
विचार की ताकत तुम्हारे पास निरंतर है, पहचान लिया कि नहीं? ऐसी और को पहचानेंगे, बस ऐसी सबको पहचानेंगे। 5 दिन और है अभी छोड़ दो। हाँ जी, अब कौन बोलेगा इस बात को? अब कौन बोल के बताएगा? नए पुराने सब, जिनको बोलना है बोलो, क्योंकि ये लाइन हमारे पूरे आने वाले 6 दिन में चलने वाली है कि हम क्या कर रहे हैं। हम बार बार यही करेंगे। अभी हमारा भाव निरंतर है, इसलिए भाव निरंतर है। भाव परिवर्तनशील है, इसलिए भाव भी परिवर्तनशील है। भाव निरंतर हो गया तो भाव निरंतर हो जाएगा, बस इसी का नाम सुख है। इतना ही काम करना है। बोलो। बोलिए। हाँ डॉक्टर साहब फिर से बोलिए। बढ़िया। नहीं, क्वेश्चन पूछ रहा था। अच्छा, ओहो। हम ये कह रहे हैं कि अस्तित्व नियम से चल रहा है। हाउ? बाद में सारे प्राणी जो भी इस अस्तित्व में वो भी एक नियम से चल रहे हैं जी। तो मनुष्य के लिए, मानव के लिए भी कोई ना कोई एक नियम बना हुआ है, बना हुआ ही है। पर जो मानव की आज परिस्थिति है, हम जो दुख में है, उसका मतलब कहीं ना कहीं हम नियम फॉलो नहीं कर पा रहे, नियम को नहीं समझ पा रहे। तो मुझे मतलब कल से ये कन्फ्लिक्ट चल रहा है दिमाग में कि हम कहते हैं कि मनुष्य सबसे इवॉल्व एनिमल है ऑन द प्लेनेट, तो जो इवॉल्व नहीं हुए हैं वो प्राणी नियम फॉलो कर रहे हैं, हम फॉलो क्यों नहीं कर रहे? ठीक है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। देखो, ऐसा कह रहे हैं कि मानव सबसे इवॉल्व है, इसका मतलब अभी इवॉल्व नहीं है, उसमें पोटेंशियल है। एक इवॉल्व होने का क्या मतलब है? इवॉल्व होने का ये मतलब है कि जो अपने से कमजोर को निपटा लेता है। तो मानव ने पूरी सृष्टि को निपटा लिया, इसका मतलब इवॉल्व तो है। लेकिन पूरी सृष्टि को बसा सके, पूरी सृष्टि को समझ सके और व्यक्त कर सके, वो इवोल्यूशन अभी शेष है। तो इसलिए बिल्कुल वैसे ही जैसे कहा कि 450 करोड़ यदि पूरे प्लेनेट की आयु मानते हैं, तो उसमें से 200 करोड़ तो मात्र इस साल में लग गए कि जब पहली सेल आई, उसके बाद कोई ड्यूरेशन, उसके बाद तो ये जितना भी हमको व्यवस्थित दिखाई देता है, ये एक दिन में नहीं हो गया। तो धरती पे पहला सेल आया होगा और पूरा वनस्पति संसार डेवलप हुआ होगा, एक लंबा समय लगा होगा। पहला पशु आया होगा और फिर जो अंतिम पशु आया होगा, लंबा समय अभी मानव आ गया है, तो मानव को भी अपने फुल फॉर्म में इवॉल्व होने का प्रोसेस जारी है। इस प्लेनेट पे मानव अपनी जागृति के शैशव काल में है, बचपन से गुजर रहा है इस प्लेनेट पे। कोई प्लेनेट ऐसा भी होगा जहां मानव फुल्ली इवॉल्व होगा, कोई प्लेनेट ऐसा भी होगा जो उससे कम इवॉल्व होगा। हमारे पास प्रमाण नहीं है, लेकिन लॉजिकली तो बात हम कह ही सकते हैं, मना तो नहीं कर सकते। तो इससे समझ में आता है कि हम अपने इवोल्यूशन के प्रोसेस में हैं। और खुशी की बात यह है कि उसके 2 पार्ट हो गए, जिंदा रहना और जीना। जीने पे हमने अधिकार पा लिया है। जिंदा रहने के चरम पे जाके पता चला कि ये जीना नहीं है, तो हम जीने को एक्सप्लोर कर रहे हैं। संयोगवश एक अनुसंधान हुआ जिससे जीने को क्लासरूम में लाया जा सकता है, उसके थ्रू हम जीने को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो मानव की सोचने की जो कैपेसिटी है, जो कि बाकी एनिमल से उसी चीज में हम डिफरेंस है, तो यही सोचना ही मानव के नियम फॉलो करने के आड़े आ रहा है क्या? नहीं, ये सोचने की ताकत को प्रयोग करके ही हम मानवता को प्रकट करने की ओर जा रहे हैं। जैसे एक माँ कंसीव करती है, 9 महीने बाद डिलीवर करती है, ऐसे ही धरती पे जागृति रूपी बच्चा डिलीवर होगा, जागृति डिलीवर होगा। लेकिन जागृति डिलीवर होने का प्रोसेस जारी है, जिसमें ये समझ लो कि फिजिकली जो शरीर है वो बन गया है, जो सॉफ्ट साइड है, जो मेंटल साइड है, वो धीरे धीरे अभी इवॉल्व होने का है। अभी तक हमने अपनी विचार की क्षमता का फिजिकल चीज़ों को डेवलप करने के लिए इस्तेमाल किया है। इसलिए वर्तमान की पूरी शिक्षा मेमोरी और लॉजिक बेस्ड है। मेमोरी और लॉजिक से जो हो सकता था हमने कर डाला। अब जो जिंदगी को समझने का पार्ट है वो और सूक्ष्म है, इसलिए वो बेसिकली बोध का काम है, बुद्धि का काम है। बोलचाल की भाषा में जो बुद्धि बोलते हैं वो मेमोरी और लॉजिक को बोल देते हैं, वो बुद्धि का सही शब्द नहीं है। तो बोध इवॉल्व होगा तो मानव उस सूक्ष्म रियलिटी को समझेगा, इस एग्जिस्टेंस के पर्पस को समझेगा, अपने होने के पर्पस को समझेगा, तो जीने का पर्पस समझ में आएगा, तो उसको जी पाएगा। तो प्रोसेस जारी। इस बीच में जिसको हम गलतियां कह रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग, फैमिली वार्मिंग, इस बीच में जब हम नहीं समझ पा रहे हैं तो कुछ हो रहा है, थोड़ा मोड़ा हो गई, वो भी नेचुरल, वो भी प्रोसेस है।
हाँ जी, कहाँ पहुंचे? है इतने ब्लैंक क्यों दिख रहे हो? उदास क्यों हो? है? नमस्ते भैया। जी जी नमस्कार। मैं रविकांत गौतमी हूँ और 3-4 आपके यूट्यूब पे वीडियो देखा भी हूँ। और आप शिविर पहली बार कर रहे हैं? जी शिविर पहली बार कर रहा हूँ जी। जो भी अभी यहाँ पे जो चर्चा चल रही है उसी का एक वाक्य में रखा है कि जो जैसा है चाहे वो निरंतर हो या फिर परिवर्तनशील हो, बस बस बहुत उसको बढ़िया। वैसा स्वीकार करना। बस इतना ही है। थैंक यू। जो चीजें परिवर्तनशील हैं वो परिवर्तनशील है ये स्वीकार हो जाए, और जो निरंतर है उनको पहचान लिया जाए, इतना ही काम है। हमारी जिद क्या है? जो परिवर्तनशील है वो निरंतर हो जाए। जवानी निरंतर हो जाए, वो होती नहीं। धन बल निरंतर हो जाए, पद निरंतर बना रहे, ये होता नहीं। वो नहीं है वो क्या नुआन हरारी, उसने जो सेकंड बुक लिखी है द डेयस, उसमें उसने दो ही कंफ्यूजन, ये उनको उपलब्धि के रूप में लिख रहा है भाई। तो वो लिख रहा है कि अब आने वाले समय में मानव की 3 ही बड़ी इच्छाएं हैं। एक इच्छा ये है कि शरीर अमर हो जाए, दूसरा ये है कि सुख निरंतर हो जाए, तीसरा कुछ और बताया मेरे ध्यान नहीं है। लेकिन अब बताओ, शरीर निरंतर, जो स्वयं में, जो अपने आप में शरीर परिवर्तनशील क्यों है? क्योंकि एटम परिवर्तनशील है। आप सृष्टि को पलटने की बात कर रहे हो जो नहीं होने वाला है, तो शरीर कभी भी निरंतर नहीं होगा, कुछ भी कर डालिए। सुख शरीर में नहीं है, सुख समझ में है, समाधान में है। तो जो चीज जहां है नहीं, हम वहां उसके लिए काम करेंगे। अब हजारों साइंटिस्ट इस काम में लगे रहेंगे, शरीर की आयु को निरंतर करने में। और शरीर की आयु, शरीर निरंतर है ही, एक मरता है दूसरा मिल जाता है, इसमें क्या दिक्कत है? पुरानी गाड़ी चलाने में तुमको क्यों इतना शौक? जब नई गाड़ी मिल रही तो पुरानी के पीछे इतना क्यों पड़े हो? क्योंकि मैं समझ में नहीं आता, इसलिए पुरानी गाड़ी के लिए आकर्षण है। ये मैं की क्लैरिटी हो जाए तो बहुत सारी चीजें जिंदगी में बहुत आराम में आ जाए। चलिए, मैं जो कहा था वो आप में उत्साह नहीं दिख रहा है, तो आपको देख के मेरे को उत्साह नहीं बन रहा है। नहीं 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 नहीं, ऐसा ब्रेक नहीं करेंगे। ब्रेक तो उत्साह के बाद ही करेंगे। जो बात हुई वो एक लाइन का तर्क पकड़ में आया कि नहीं? मैं रिपीट करता हूं, फिर आपको बोलना है और गिन के 5 लोग बोलेंगे, ठीक? मैं रिपीट करता हूं। भव की स्वीकृति भाव है। यदि भव परिवर्तनशील है तो भाव भी परिवर्तनशील है, यही हमारी समस्या है। यदि भव निरंतर हो जाए तो भाव निरंतर हो जाए, इसी का नाम सुख है। बस इतना ही काम आगे आने वाले दिनों में करेंगे। कितने लोगों तक पहुंचा? बोल के बताओ, बोल के बताओ। है? ये देखो, ये बीच में तुरुप का इक्का धीरे से लगा देते हो। देखो, ऐसा बोलते हैं ना, आयुष्मान भव। भव मतलब होना, भव मतलब जो एग्जिस्ट करता है, जो है। क्या है? नदी नाले पेड़ पौधे पशु पक्षी मानव धरती प्लेनेट, आप मैं कुर्सी टेबल, सब कुछ है। जो है उसको मैंने कैसा स्वीकारा है, इसका नाम भाव है। उसको मैंने कैसे ऐसे एक लड़का लड़की अजनबी होते हैं, लेकिन जिस दिन एक दूसरे के लिए एक दूसरे को स्वीकार लेते हैं, उस दिन के बाद तो भाव बदल जाता है। स्वीकारना ही तो है। तो ये स्वीकार भाव, किसी की स्वीकृति अपने परिवार में नहीं है, किसी की स्वीकृति पूरे विश्व के लिए है। ये स्वीकृति का वैरायटी है। तो सारी खेल, सारी जर्नी हमारी, हमारे भाव की जर्नी है। भाव की जर्नी हमारी भाव की समझ की जर्नी। जैसी हमारी समझ है वैसा हमारा भाव है। बढ़िया, अब बोल के बताओ। हेलो। हाँ। ये तो ऐसा है कि सुख स्वीकृति का भाव है। हाँ। भाव कहाँ से आता है? तो भव की स्वीकृति से आता है। और भव हम हमेशा से परिवर्तनशील वाला लेते आए हैं, क्योंकि वो इजी होगा शायद। शरीर की चीजें हम जल्दी पकड़ लेते हैं, इसलिए आज तक हम परिवर्तनशील वाला भव लाते रहे हैं।
इसलिए हमारा भाव भी परिवर्तनशील होता रहा है। तो वो अगर हम निरंतर लाएंगे, जो आपने बताई चीज़ें, ये फार्मूले में जब हम निरंतर भाव लाएंगे तो हमारा भाव भी निरंतर होगा, फिर धीरे धीरे हमारा स्वीकृति जो निरंतर आएगी तो सुख भी निरंतर आएगा। जोरदार तालियां। कहाँ से हो? अब तक कहाँ थे? शिविर किया हुआ है, लेकिन अभी समझ में आज ही आया है। पर आप तो पहली बार बोले हो। आप शुरू शिविर में आज पहली बार आए हो कि पहले से हो? नहीं, कल शुरू भी थे, पर कल भी थे। बोले ना कि पुराने वाले मत बोलो। अच्छा अच्छा, लेकिन समझा आज ही है। बढ़िया 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 बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत अच्छा बोला। एकदम एक भी वर्ड इधर से उधर नहीं किया। शानदार। ब्रेक करना इस खुशी के साथ फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद।